हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप से लैब वेरी वेरी गुड। चलिए आज अपने स्टार्ट करते हैं हमारा वर्कआउट बैच का डे 4। एंड आज जो चैप्टर अपने करने वाले जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के आज अपने क्वेश्चंस, इसके कंसेप्ट्स का रिवीजन भी कर लेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज आप फटाफट अपने पीडीएफ में जो क्वेश्चन की लिस्ट मैंने शेयर की हुई टेलीग्राम में, उसका लिंक कहाँ है सर? उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर लेना एंड साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा काम की बात स्टार्ट करने वाला हूं एक बार में। ठीक है ना, हमारे एग्जाम्स बहुत पास में है सर, तो सीधा पढ़ाई की बात अब होगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर मॉक टेस्ट अप्रैल 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है? फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग द सेम बिजनेस रिस्क। सर सेम बिजनेस रिस्क की बात बोल रहा है, ध्यान देंगे पहली बात। आगे चलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 12 लाख। ईबीआईटी दिया हुआ 2,40,000 एंड केई इज 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया 12 लाख का, ईबीआईटी दे दिया 2,40,000 का और केई दे दिया यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया कितना? 15% का। ठीक है, आगे देखो। सोर्सेज बोला दो ही है सिर्फ मात्र, क्या क्या है? डेट एंड इक्विटी। ओके, डम्बो लिमिटेड एंड जंबो लिमिटेड। डम्बो जंबो का क्वेश्चन सबका देखा हुआ सुना जरूर होगा सर। 4 लाख का डम्बो का डेट है और डम्बो का कितना का इक्विटी? 8 लाख का। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 12 लाख होता है? हाँ होता है। यहाँ पे 12 लाख होता है? हाँ होता है। तो अलग से ये लाइन का कोई दरकार अपने को था नहीं। ठीक है, डन। एंड इन्वेस्टर इज होल्डिंग 20% शेयर्स इन द लीवर्ड कंपनी। एक इन्वेस्टर की बात करिए, आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर की बात हो रही है, जहां पे से 20% अपने क्या कर रहे हैं? एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे, होल्ड करके रखे। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ आर्बिट्राज प्रोसेस। सर ध्यान देना ये सब वर्ड्स में। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते समय ये नहीं बच्चा कोई बोलेगा सर क्वेश्चन किस चैप्टर से, यही नहीं समझ में आया। सर क्वेश्चन क्या टॉपिक से था, क्वेश्चन कैसे कर रहे? दिख रहा है ना आर्बिट्राज प्रोसेस, तो बात खत्म। आर्बिट्राज प्रोसेस सुनते ही आना चाहिए अपना चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑल्सो एक्सप्लेन द आर्बिट्राज प्रोसेस इफ केई इज 20% फॉर डम्बो इंस्टेड ऑफ जंबो इंस्टेड ऑफ 15%। वो तो ठीक है, ये बाद सेकंड लाइन पे अपने बाद में आएंगे। ठीक है, ऑल्सो वाली लाइन पे अपने बाद में आएंगे, पहले पहली लाइन तक करते हैं। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार एक सेकंड देखो मेरे संग, यहां तक पहले करते हैं एंड इसके बाद ये वाली चीज पे अपने बाद में आएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? सिंपल आर्बिट्राज का क्वेश्चन है। अब नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन समथिंग फ्यू थिंग्स टू यू। ठीक है, कि भैया ये आर्बिट्राज वाला क्या है, किससा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे संग संग मेरी बात सुनो। मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ना आर्बिट्राज की कुछ बात करने वाला हूँ, आर्बिट्राज प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको क्या बोला, साथ साथ आपको मैं समझाते हुए चलूंगा इन क्लासेस के अंदर। ठीक है ना, साथ साथ समझाते हुए क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बढ़िया फ्लो बनेगा। अब मेरी बात सुनो, आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होता है मेरे को बताएगा कोई बच्चा नीचे? अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा सा कुछ कमेंट करिए सर, ये मेरे हिसाब से ये होता है। देखते हैं अपने कहाँ आप सही हो कहाँ गलत हो। ठीक है, अब मेरी बात, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स, आपको मालूम है ना, आई एम अटेंटिव। अब यहाँ पे आर्बिट्राज प्रोसेस में क्या है सर? मैंने आपको कहाँ बोला ये इस प्रोसेस की पैदाइशी कहाँ से हो रही है? मैं एक बार ना पढ़ाई रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आपको दूसरा तरीके से पूरा समझाने का डिटेल में नहीं जा रहा है, एक बार काम की बात पे रहेंगे। सर आर्बिट्राज प्रोसेस की पैदाइशी कहाँ से हुई है? ये पैदा कहाँ से हुआ सर? ये पैदा हुआ है एमएम अप्रोच से। एमएम का कौन सा अप्रोच है? हमें तो 2 अप्रोच सिखाया हुआ है, वेरी गुड। उसका आपको विदाउट टैक्स वाला अप्रोच से ये पैदा हुआ है। क्यों सर? आपको मैंने विदाउट टैक्स अप्रोच में क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ अनलीवर्ड कंपनी। हाँ, मैंने ये बोला था आपको विदाउट टैक्स वाले अप्रोच में। आपने बोला हाँ हाँ सर ऐसा कुछ तो बोला हुआ है। इसको क्यों बोलते हैं उस पर आएंगे, रुक जाओ, इस पे क्यों आएंगे, इस पे आते हैं। पहले अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी आर्बिट्राज प्रोसेस में। ठीक है, नाउ अगर ये नहीं हुआ, वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी मैच नहीं हुआ, इफ नॉट then arbitrage will happen। समझ में आई आपको? अगर वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी तो आर्बिट्राज विल हैपन। एक बच्चा कहीं पे पूछ रहा था कि सर अगर टैक्स दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे? मेरी बात ध्यान से समझना, आपको ये पैदाइशी इस प्रोसेस की कहाँ से हो रही है? आर्बिट्राज प्रोसेस की पैदाइशी हो रही है एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स से। तो आपके इंटरमीडिएट लेवल में विदाउट टैक्स पे ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको इंटरमीडिएट लेवल पे विद टैक्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और यहाँ पे जो आर्बिट्राज की बात कर रही है वो ये इससे आया हुआ आर्बिट्राज है, इसलिए इसमें विदाउट टैक्स होगा। ऑब्वियस आर्बिट्राज प्रोसेस में भी टैक्स नहीं रहेगा। जो आप टैक्स की चीजें पूछते हो करते हो ना, वो फाइनल लेवल पे आएगा यार, आप वेट करिए। फाइनल लेवल पे वो आर्बिट्राज आएंगे तो अपने वहां पे उसको डील करेंगे। अभी के लिए जो अपने काम की चीज है, 1 महीना बाद एग्जाम है, उस पर फोकस रखते हैं बस। ठीक है, तो आर्बिट्राज प्रोसेस में आपको क्लियर हुआ कि एक बात बताओ, उसका पैदाइशी कहां से हुआ? यहां से हुआ। यहां से क्यों हुआ? बिकॉज ये दोनों सेम होना चाहिए था। अगर नहीं होता है तो फिर मेरा आर्बिट्राज प्रोसेस बन जाएगा, तो फिर आर्बिट्राज हैपन। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी वाला जो क्वेश्चन मार्क है उसका क्या बात है? देखो एक मिनट क्विकली,
सर मैंने आपको क्या बोला हुआ है सर यहाँ पे ग्राफ में, सर आपको ग्राफ में क्या बोला हुआ है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये कॉस्ट ऑफ डेट होता है, ये कॉस्ट ऑफ ओवरऑल होता है, ये डेट का एक्सेस होता है और ये मेरा कॉस्ट वाला एक्सेस होता है बेसिकली, राइट। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का प्लॉटिंग किया। बोलना चाह रहा है कि सर जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, लेवरेज बढ़ रहा है कंपनी में ना, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट तो सेम है, केई बढ़ना चाहिए, केई बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए केई? सर बिकॉज रिस्क बढ़ जा रहा है, कंपनी में रिस्क बढ़ जा रहा है, लेकिन ये इतना सुंदर प्रोपोर्शन में हो रहा है काम कि आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज स्टैग्नेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। वो वैल्यू ऑफ द फर्म में आपका दैट वैल्यू ऑफ द फर्म इज रिमेन्स द सेम। वैल्यू ऑफ डेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ इक्विटी वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी घट रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म, ये जो सीधा वाला लाइन है वो सीधा वाला लाइन, वैल्यू ऑफ द फर्म ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये आपका सेम है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको पिक्टोरियली क्लियर हुआ ग्राफ, समझ में आया डायग्राम कि हाँ सर वैल्यू ऑफ डेट बढ़ते जा रहा है, अगर डेट बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी घट जाएगा। यस, आर यू ऑल विथ मी? सर पैट डिवाइडेड बाय के करने से आता था ना वैल्यू ऑफ इक्विटी, हाँ बोलेंगे तो सर अगर के डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल कम डाउन, रिजल्ट का फिगर लोअर आएगा ऑब्वियसली। समझ में आई? इजी चीज है। तो ये हमारा कंसेप्ट था आर्बिट्राज का, क्लियर हुआ? सॉरी, एमएम विदाउट टैक्स का, और वहां से ये आर्बिट्राज बन के निकलता है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज एक बार नहीं तो बैक करके फिर सुन लेना। डन। तो अब आपको सम को सॉल्व करके बताना है कि कैसे ये सम सॉल्व होगा। सिंपल सी बात है, पहले अपने को जो बेसिक्स मालूम है वो मैं सिखाते चलता हूँ, आपको बताते हुए चलता हूँ। आ जाओ मेरे संग संग। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले। आंसर टू कैसे लिखेंगे? ऐसे, आंसर टू क्वेश्चन 1, ठीक है। प्रेजेंटेशन के संग बताने वाले हैं आपको, तो सारी प्रेजेंटेशन पे फोकस रहनी चाहिए आपकी। सबसे पहले कोई पार्ट ए पार्ट बी का कहानी है? नहीं है, मैंने देख लिया। डन। अब मैं स्टार्ट करता हूं पहला वाला पार्ट, जिसमें है डम्बो जम्बो वाली बात है। व्हेन के ई इज 15% लेके कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन के ई इज 15%, व्हेन के ई इज इक्वल्स टू 15%, ठीक है सर। 15% के ई हमारा स्टार्टिंग में है, उसको लेके मैं कर रहा हूं। आओ पहले डम्बो जम्बो को अपने स्टार्ट करते हैं। डम्बो जम्बो लिखो, ये आ गया डम्बो, फिर आ गया जम्बो। डन। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, आपको ध्यान से देखेंगे, आपको वर्ड यूज कर रहा है ईबीआईटी। अगर नेट ऑपरेटिंग इनकम यूज करता तो वो भी सेम होता है, दिस इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑल्सो, ठीक है। ये सब बताई हुई चीजें हैं आपको, आई होप सो आपको ध्यान है। ईबीआईटी लिख सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। आएंगे आगे 2,40,000 पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी 2,40,000 है। रिस्पेक्टिव ऑफ माई कैपिटल स्ट्रक्चर ईबीआईटी विल रिमेन द सेम। मेरे को मालूम है मेरे को आर्बिट्राज प्रोसेस में क्या करना पड़ता है, मेरे को बताया हुआ है ना आपको। सर आप क्या करते हो? सर पहले आप एक लिवर्ड कंपनी का वैल्यू निकालोगे, फिर अनलिवर्ड कंपनी का भी वैल्यू निकालोगे, राइट। सर यहाँ पे वैल्यू आएगा मान लो 100 रुपया, यहाँ पे वैल्यू आएगा 80 रुपया, ये आया वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। सर जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आया उसको बेचेंगे, जहां पे वैल्यू कम आया उसको खरीदेंगे। अगर उल्टा होता, ये 100 होता, ये 80 होता, तो सर मैं इसको बेचता और मैं इसको खरीद लेता, राइट है मेरी बात। सर अपने क्या करना चाहते हैं? वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना पहले, उसके बाद खरीद बेच का डिसीजन में आएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने पे जा रहा हूं, एंड उसके बाद जो मेरा वैल्यू आया उसको मैं यूज करूंगा, एंड मैं डिसीजन लूंगा कि मेरे को क्या खरीदना क्या बेचना है। क्लियर हुई मेरी बात? मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? पहले बताएंगे सब बच्चे हाँ सर यहां तक आपकी बात क्लियर है। डन है, कराते कराते बोल रहा हूं, ठीक है। पहले निकाल लो वैल्यू क्विकली एकदम, लेस इंटरेस्ट। छोटा सा स्टेटमेंट बनता है कैलकुलेशन का, कोई बड़ा चीज इसमें है नहीं। इंटरेस्ट कैसे आएगा देख लेते हैं। डेट है 12% का, किस में है? डम्बो में 4 लाख का। डन। तो मतलब 4 लाख का 12% लिख सकता हूं मैं, ये आएगा 48,000। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? ईबीटी, ये आएगा 1,92,000 आना चाहिए, कैलकुलेशन आप लोग देख लेंगे। और ये आएगा 2,40,000। डन, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अगेन लेस टैक्स होगा नहीं होगा, तो दिस मीन्स दिस इज ओनली माई वॉट, दिस इज माई पैट, दिस इज माई पैट, मेरा पैट आ गया, ठीक है। यहाँ तक अपने सब अलाइंड हैं। मेरे को केई दिया हुआ कितना? 15% का। केई दिया हुआ है कितना? 15% का। कुछ नहीं बोला तो दोनों का केई 15% ही है, दोनों का केई 15% है। नेक्स्ट पार्ट का बात छोड़ रहे हैं, अब यहाँ तक तो कुछ बोला नहीं है, तो दोनों का केई इज 15% ओनली। डन। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल सकता है इससे, वैल्यू ऑफ इक्विटी
कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी? आता है आपका पैट डिवाइडेड बाय के ई से, ठीक है, एकदम सिंपल। तो कर लेंगे 1,92 बाय 15%, 1280, 1280 और ये 240 डिवाइडेड बाय 15% करो 16 लाख, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ डेट भी पुट करना पड़ेगा। ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इज व्हाट? हाँ, वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वैल्यू ऑफ अ फर्म इज व्हाट? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। एस मतलब इक्विटी, डी मतलब डेट, याद है? हाँ बोलेंगे ना यार, कम ऑन, याद है कि नहीं? वैल्यू ऑफ अ फर्म इज व्हाट? वैल्यू ऑफ अ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। यस, एकदम सिंपल। सर अगर अब एक और यहाँ पे एक मिनट, अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर क्यू डेट आता है, क्यू डेट आता है वैल्यू ऑफ अ फर्म में, सर मेरे को तो कभी समझ आई नहीं। सर इक्विटी समझ में आ रहा है, क्यू आ रहा है, मेरे पैसे लग रहे हैं, सर डेट क्यों आता है वैल्यू में? कि क्यों बन रहा है सर, डेट क्यों आ रहा है वैल्यू में? कभी समझ नहीं आया मेरे को सर, डेट क्यों आ रहा है। सर अगर एक घर खरीदने जा रहे हैं ना, अगर एक घर खरीदने जा रहे हैं, सुंदर सा एक ठो घर है, मालूम है आपको? अब ये घर खरीदने जा रहे हैं, जो इसका ओनर है उसका नाम है मिस्टर राम। मिस्टर राम का ये घर था, ठीक है। मिस्टर राम के घर में उसने खुद के पैसे लगाए थे, इक्विटी लगाया था उसने 40 लाख का, और डेट लिया था उसने कितना, 10 लाख का। तो इस घर का वैल्यू कितना था, 50 लाख का, ठीक है। अगर आप हो मिस्टर एक्स आप हो, और आप गए उस घर को खरीदने के लिए। अब आप जा रहे हो उस घर को बाई करने के लिए, इसको करना अब इसको सेल, ठीक है ना। आप जा रहे हो इसको बाई करने के लिए, तो भैया 50 लाख का अमाउंट कोट करेगा राम, कि भैया अब वो 10-40 लाख का अमाउंट कोट करेगा? हाँ बताएंगे ना क्या हुआ? सर वो राम क्या करेगा, 40 लाख कोट करेगा आपको, कि सर 10 लाख कोट करेगा मिस्टर एक्स को? हाँ सर ऑब्वियसली वो 50 लाख कोट करेगा, उसकी घर की कीमत तो 50 लाख है ना, उसने इक्विटी डेट मिला के उस घर में खर्चा करके बनाया है पूरा घर, तो भैया घर की वैल्यू में तो डेट आएगा ना। तो उसी तरीके से सर कंपनी की वैल्यू में भी डेट आएगा ना, क्योंकि कंपनी भी तो समझ लो पूरी बनाई गई है इक्विटी और डेट को लेके। क्लियर है क्या मेरी बात? एकदम सिंपल एनालॉजीज ले लेके पढ़ेंगे ना, एनालॉजीज मतलब समझते हो ना, दूसरे दूसरे तरीके के एग्जांपल्स ले लेके समझोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगी, रिलेटेबल लगेगा और समझने में इजी आएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? यस, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर बढ़िया, आगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहाँ पे पहुंचे थे अपने? हाँ वैल्यू ऑफ डेट लिखने थे, वैल्यू ऑफ डेट पे आएंगे। यहाँ तो 4 लाख का पता है मेरे को, डम्बो में यहाँ कुछ है नहीं, तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। वैल्यू ऑफ फर्म ध्यान देंगे, यहाँ पे आया 16,80,000 और यहाँ पे आया 16 लाख। मजे की बात मालूम है ना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा आया है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म कम आया है। दैट मीन्स व्हाट गाइस, बताएंगे? हाँ सुन रहा हूं मैं, बोलो। सर दैट मीन्स अपने 16,80,000 वाले को बेचेंगे एंड 16 लाख वाले को खरीदेंगे, मतलब डंबो के शेयर्स को बेचो और जंबो के शेयर्स को भैया खरीद लो। ये हमारा डंबो जंबो का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डंबो जंबो वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों चीज कवर करा दूंगा आपको, दिखाता हूं। और करने दो पहले। अब ना आर्बिट्राज के क्वेश्चन पे एक चीज और सुन के जाओ। पहली बात तो सर बच्चों को लगता है ये आएगा नहीं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन मई 24 में आया था, जब न्यू सिलेबस आया उस समय। 2 साल हो गया अभी तक आया नहीं, उसके बाद ओल्ड सिलेबस में इतना पूछता नहीं था, तो जनरली ट्रेंड कम है, पहली बात। सेकंड, मई 24 में सिंस न्यू सिलेबस में पहली बार ही पूछ लिया, तो कुछ नहीं बोला जा सकता सर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर कभी न्यू में नहीं आया वो होता तो क्या पता अपने रिस्क लेते कुछ, लेकिन अभी रिस्क की तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो आपको करना अच्छे से है आर्बिट्राज के क्वेश्चंस, पहला। सेकंड मैं बोल रहा था सर आर्बिट्राज के क्वेश्चंस की मजे की बात मालूम है क्या है, आप अपने हिसाब से इसके स्टेप्स, इसके टेबल्स, इसके आंसर्स बना सकते हो। आपको कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला या स्टेप्स में जाना जरूरी नहीं है। सर आपको समझ में आया कि हाँ ठीक है आर्बिट्राज का क्वेश्चन है, मेरे को अपने हिसाब से लिखने से मार्क्स मिलना है, तो मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। स्पेस दे दे के मैंने कितना बढ़िया तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दिया, देख रहे हो ना? हाँ ठीक है, आएंगे। फॉर आर्बिट्राज प्रोसेस टू हैपन, अब मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, थोड़ा डिटेल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है। आप थोड़ा सा कम लिखोगे तो भी चलेगा, आपको समझ में आएगा पढ़ते पढ़ते भी, क्या वर्ड है बताऊंगा। फॉर आर्बिट्राज प्रोसेस टू हैपन वी विल सेल शेयर्स ऑफ डम्बो लिमिटेड, डम्बो ही है ना ये, हाँ, डम्बो लिमिटेड एंड बाय शेयर्स ऑफ जंबो लिमिटेड, ठीक है।
डन। आर्बिट्राज प्रोसेस को होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्राज प्रोसेस को होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए डम्बो का शेयर्स। क्योंकि क्यों रीजन है सर, यहाँ पे छोटा सा मैं रीजन लिख लो, ये ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, सिंपल लॉजिक है सर। उसी चीज को बेचते हैं जो ओवर वैल्यूड होता है, जो महंगा हो जाता है जरूरत से बेसी, उसको खरीदते हैं जो सस्ता रहता है। आर्बिट्राज होने के वजह से क्या होगा, ये 1680 से दाम घटना चालू होगा, ये 16 से कहीं बढ़ के दोनों का वैल्यू सेम होके रह जाएगा, ठीक है डन। अब आएंगे अपने यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या होल्डिंग दिया था, अपना होल्डिंग है 20% का, ठीक है ना। लीवर्ड कंपनी में 20% का होल्डिंग है। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे लिखो, इन्वेस्टर्स होल्डिंग इज, इन्वेस्टर्स होल्डिंग इज इक्वल्स टू 20% इन लीवर्ड कंपनी, इन लीवर्ड कंपनी दैट इज डम्बो, दैट इज डम्बो लिमिटेड। डन है क्या बात, क्लियर है। इन्वेस्टर का होल्डिंग कितना, 20% इन डम्बो लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन हैंड आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ, आफ्टर सेलिंग, अपने वर्ड्स में एकदम देसी भाषा में जो आपको समझ में आता है वैसे अंग्रेजी बना के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ डम्बो, बुक का लैंग्वेज कोई दरकार नहीं उठाने का, मैं तो खुद अपने वर्ड्स में आराम से लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। इसका कलर काला कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। एग्जाम में अलग अलग इंक मेंटेन करना नहीं करना यार, एग्जाम में ब्लैक पेन लेके जाना, पूरा का पूरा पेपर उसी से करके आना, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन हैंड आफ्टर सेलिंग शेयर्स ऑफ डम्बो लिमिटेड, ठीक है। शेयर सेल से कितना रुपया आएगा, अमाउंट फ्रॉम शेयर सेल कितना था, देखो अमाउंट फ्रॉम शेयर सेल, मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 12,80,000, 12,80,000 का 20% बिकने वाला है। हाँ 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 हाँ, ध्यान दे रहे हो ना, 12.80 लाख इंटू 20% बिकने वाला है, तो मिलेगा कितना, मिलेगा कितना सर, मेरे को मिलेगा कितना आता है ये, 12.8 इंटू 20, 2,56,000, 2,56,000। अब एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब वापस एक बार आएंगे अपने यहाँ पे, क्या आपको बताया हुआ याद आ रहा है डम्बो जम्बो में, और सॉरी आर्बिट्राज वाले क्वेश्चंस में, सर जब भी आर्बिट्राज होगा और आप मूव कर रहे हो फ्रॉम अ लीवर्ड कंपनी टू अ अनलीवर्ड कंपनी, दिस इज अ लीवर्ड कंपनी, चाहो तो यहाँ पे छोटू सा प्यारा सा एक एल बना दिया और यहाँ पे यूएल बना दिया ताकि आपको ध्यान भी रहे, ठीक है। सर लीवर्ड से अनलीवर्ड मूव कर रहे हो, यानी लीवर्ड में जब आप थे, ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, जब आप लीवर्ड में थे तो आपको क्या क्या था सर, डेट था, इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा था ना। अनलीवर्ड में जाते ही सर डेट खत्म हो गया, मेरा रिस्क खत्म हो गया, रिस्क खत्म नहीं होना चाहिए आर्बिट्राज प्रोसेस में। सर आर्बिट्राज प्रोसेस में अगर आप जा रहे हो तो आपका रिस्क लेवल मेंटेन होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। एंड रिस्क लेवल मेंटेन करने के लिए अब आपको यहाँ पे बोरोइंग करनी पड़ेगी। सर बोरोइंग कौन सा रेट पे करेंगे, उसके लिए मैंने एक अजम्पशन लिखवाया था आपको मोदीग्लानी मिलर अप्रोच पढ़ाते समय, कि आपका पर्सनल का बोरोइंग रेट एंड कॉर्पोरेट बोरोइंग रेट इज गोइंग टू बी द सेम, यानी 12% में मैंने बोरो किया कंपनी ने, तो आप जब पर्सनल बोरोइंग करोगे ना जंबो में आके, तो भी 12% पे ही करोगे। आर्बिट्रेज प्रोसेस को स्मूथली होने के लिए अपने को ये असम्पशन लेना पड़ता है। समझ में आई आपको मेरी बात, कि सर अपने जंबो लिमिटेड में के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो साथ साथ कुछ बोरिंग भी करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ बोरो भी करो, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें क्या, ऐड बोरो। अब नाउ द प्रॉब्लम हियर इज स्टूडेंट्स, फिर से बोरो कितना करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, आपने 12,80,000 का 20% बोरो किया ना, तो आप 4 लाख का भी 20% बोरो करोगे, आपका डेट इक्विटी रेशियो जो भी आएगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। क्लियर है बात, तो डेट इक्विटी रेशियो जिसमें थे उसमें ही आप रह गए, तो ठीक है। बोरो करोगे प्लस कितना, 4 लाख इंटू 20% यानी 80,000, तो ये टोटल आ गया मेरे पास 2,56,000 प्लस 80,000 यानी 3,36,000, 3,36,000। इस 3,36,000 के फिगर पे मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। 3,36,000 पे एक टिक बैठने वाला है तो उस पर मार्क्स है, डन। नेक्स्ट आएंगे कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्राज
गेन या लॉस, आर्बिट्राज में क्या हमारे को अल्टीमेटली फायदा हो रहा है कि नहीं वो निकालना है। बिकॉज देखो आपको क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स इफ इन्वेस्टर इफ आर्बिट्रेज प्रोसेस इज अंडरटेकन, बोला ना, तो इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स निकालने बोल रहा था अपने को, अल्टीमेटली क्या कमाई होगा वो निकाल के उसको देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर अपने 2,56,000 को जब बेच रहे हैं, मेरे को मिल रहा है 2,56,000 प्लस 80,000, ये 3,36,000, इस 3,36,000 को मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा किसमें, जंबो लिमिटेड में। रिटर्न फ्रॉम ₹3,36,000 इन्वेस्टमेंट इन जंबो, कितना रिटर्न आएगा। सिंपल तरीका मालूम है रिटर्न निकालने का क्या है, सर रिटर्न मेरा क्या है, उसका कॉस्ट है, उसका कॉस्ट कितना था, 15% का था, तो 15% का रिटर्न आ गया, बस बात खत्म। तो इसका 15% कर लो, इसका 15% होता है 50,400, इतना का मेरा रिटर्न आया। एक चीज तो ये आया, एक और खास बात ध्यान देंगे, समझ धीरे धीरे जा रहे हैं, काफी धीरे धीरे जा रहा हूं आपके लिए वाला क्वेश्चन में। सर ये तो मेरे को 15% का रिटर्न दे रहा है, और एक खास बात, सर मैंने ना कुछ बोरोइंग की थी, उस पर मेरे को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो लेस करेंगे क्या, लेस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को लेस करो, 80,000 का आपका बोरोइंग था, 12% का मैंने आपसे कह ही दिया है आपका रेट रहने वाला, 80,000 का था ना, हाँ, तो 80,000 पे 12% घटा दीजिए, 9,600 आया। अच्छा अच्छा सर मैं समझ गया, तो 50,400 माइनस 9,600 जो करेंगे वो आपका आर्बिट्राज गेन, आप ये करने वाले हो ना नेक्स्ट स्टेप में। मैंने बोला नहीं सर, आपका 50,400 माइनस 9,600 इज नॉट ओनली द गेन। सर आपको आर्बिट्राज गेन निकालने का मतलब बात समझिए, ये तो आपने गेन निकाला, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। आपको समझना चाहिए रिलेटिवली आखिर में कमाई क्या हुआ है, एब्सोल्यूट गेन निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कमाई क्या हुआ। आप बोलोगे सर क्या टाइम पास करो, ये बेच के आप इसमें आए हो ना, सर कहीं पे बेच के आप इस पे आए हो, तो अगर वहां पे भी मैं रहता, सर अगर मैं कहीं पे जॉब छोड़ के पढ़ाने आया हूं, तो सर मैं अगर जॉब में रहता तो वहां से भी तो कुछ इनकम करता, तो वहां से भी अगर मैं जो इनकम करता तो वो लेस होना चाहिए ना, तब मेरे को अल्टीमेटली मेरा क्या कमाई हो वो पता चलेगा। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हो उसको, या जो हमारे पहले शेयर्स में गेन मिलता उसको तो अपने को यहां से माइनस करना चाहिए, तब एक्चुअली शुद्ध शुद्ध एकदम क्लियर हमें हमारा गेन मिलके निकलेगा, प्योर प्रॉफिट मिलेगा हमें। ठीक है, आओ लेस करो, लेस कमो, रिटर्न फोरगॉन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डम्बो। डम्बो में रहते तो अपने को क्या मतलब था, तो अपने को क्या फोरगॉन करते, तो देखो मेरे संग संग कितना 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 था हमारा, था अर्निंग्स कितना, 1,92,000 का अर्निंग्स कितना था, ये कैसे कैलकुलेट होता सीखो, ये मैं जो तरीका बोल रहा हूँ ये तरीका से ही करना। 1,92,000 का अर्निंग्स था, मेरी मालिकाना हक कितना थी, 20% की थी, तो 1,92,000 का 20%, सिंपल। और एक तरीका है वो नहीं बता रहे आपको अभी, आपको मैं चाहता हूँ सिंपल वाला तरीका ही एग्जाम के पहले समझ के जाओ, वही करके आ जाना बस, ठीक है। तो 1,92,000 का 20% करोगे तो 38,400, ये और घटना चाहिए, तो ये दोनों फिगर सर माइनस होगा, और अब आपको मिलेगा आर्बिट्राज गेन। सर 100% गेन ही आएगा, लॉस आने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। क्यों सर लॉस क्यों नहीं आ सकता है, मैंने पहले ही ऊपर कैलकुलेट करके चेक कर लिया ना कि यहाँ ओवर वैल्यूड है, यहाँ अंडर वैल्यूड है, और एनी अदर थिंग्स को मैंने कांस्टेंट पकड़ लिया, और कोई हरकत नहीं होगा, हमारा सब कुछ इकोनॉमी सब सही चलेगा, सब चीज़ अजम्पशंस लिए हुए बाकी, तो आपको बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऑब्वियसली दिख रहा है, तो ये हमारा ये महंगा है तो ये बिकेगा, और ये सस्ता खरीदा जाएगा तो गेन ही होगा अल्टीमेटली। किसी का लॉस आ रहा तो मत सोचना सर मेरा कैलकुलेशन सही है, आईसीआई ने गलत किया, नहीं 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 नहीं, 2,400 का प्रॉफिट आ गया, ₹2,400 का ये इनकम है, रेड से लिखा है, ये आंसर है, डन। खास बात समझ में आई आपको इस क्वेश्चन की क्या थी, आर्बिट्राज गेन लॉस कैसे निकला, यस। एक और खास बात अब यहाँ पे आएंगे, आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने बोला, ऑल्सो एक्सप्लेन आर्बिट्राज प्रोसेस के इज 20%। मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये आपको करके रखना खुद ही, मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, सेम चीज़ है ऑपोजिट तरीके से, मैं फटाफट कर रहा हूँ। व्हेन के ई इज, ठीक है, ये आपको करना है, खुद ही करो। 20% फॉर डम्बो, 20% फॉर डम्बो,
तो अब यहाँ वापस डम्बो जम्बो, क्या बढ़िया नाम दिया, डम्बो जम्बो। EBIT 240 था ना, तो EBIT तो 240 ही रहेगा, ये भी 240 रहेगा, ये लेस इंटरेस्ट होगा। फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, हैंडराइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करके फास्ट करना चाह रहा हूँ। 4 लाख पे 12% रहेगा, ये 4 लाख पे 12%, ये रहेगा 48,000, ये रहेगा 1,92,000, ये रहेगा 2,40,000 का एज इट इज़ रहेगा ऑब्वियसली। ये मेरे को क्या मिल गया सर, यहाँ पे मेरे को मिल गया PBT या फिर पैट। ठीक है, अब मेरे को के ही दिया हुआ था, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 15%। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 20% 15% का मतलब सर मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या आएगा, 1,92,000 को 20% से डिवाइड करूँगा मैं, 9,60,000 आया। ओ समझ में आई, हाँ 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 सर, समझ में आ गया। ये आएगा वैल्यू ऑफ फर्म, उसके ऊपर वैल्यू ऑफ डेट, ये आएगा 4 लाख का, ये आएगा कुछ नहीं, ये आ गया 13,60,000 का, ये आ गया 16 लाख का। समझ में आया। अब यहाँ पे ये बिकेगा, अब यहाँ पे ये बिकेगा और ये सॉरी ये खरीदा जाएगा, ये खरीदा जाएगा, ये बिकेगा। ठीक है, तो सर इसमें आपको समझना पड़ेगा ये 20% होल्डिंग इसके लिए भी रहेगा एज इट इज़, ये अजम्पशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अपने मन से आप मत ले लीजिए कोई और होल्डिंग। डन। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, आपको सेम ऊपर वाला ही कॉपी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा फास्ट समझाने के हिसाब से अब आपको थोड़ा सा मैं पर्पल से लिख दे रहा हूँ। सेल करेंगे अब अपने क्या, जंबो को, ये करेंगे बाई डम्बो को। ध्यान देने की बात क्या है कि अब अनलीवर्ड वाला बिक रहा है और लीवर्ड वाला खरीदा जा रहा है, तो कितना रुपया मिलेगा बिक के, अमाउंट रिसीव्ड कितना आया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, क्विकली कर रहा हूँ, हाँ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल कितना आया। इसको सजा के लिख लेना आप लोग, क्योंकि ऊपर में मैंने किया सेम से प्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, वो काम आपका। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ इस वाले पार्ट में सिर्फ। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल कैसे आएगा बताएंगे कोई, देखो एक बार, मेरे को 16 लाख रुपया मेरे पास है वैल्यू ऑफ द इक्विटी, 16 लाख रुपया इक्विटी जो मेरे पास है उसको मैं बेचने वाला हूं, तो मेरे को बेच के क्या मिलेगा सर, 16 लाख का 20%, सिंपल, रुपीज 3,20,000। अब इस 3,20,000 को क्या करेंगे मालूम है, इस 3,20,000 को क्या किया जाता है, अपने एक एलिमेंट बनाएंगे इसका क्या, इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट किस में करेंगे, अब अपने एक एलिमेंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्ट करेंगे डम्बो में, और एक लेग बनाएंगे लैंड एट द रेट 12%। क्यों सर, बिकॉज डम्बो में क्या है, आपका डेट लिया हुआ है, उस डेट लिया हुआ है, यहां पे डेट नहीं था। जैसे पिछला केस में जब आप डम्बो से जंबो में गए तो उधार लिया, वैसे ही जंबो से डम्बो में इस बार जा रहे हो, अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहे हो अगर, तो सर अपने डेट देंगे, अपने बोरो नहीं करके अपने लोन को लेंड करेंगे, ताकि जो लोन डम्बो में लिया हुआ है वो कट सके, वो सेट ऑफ हो सके। तो यहाँ पे रिस्क नहीं था, तो यहाँ पे भी रिस्क फिर नहीं रहेगा। समझ में आई आपको बात, आपको रिस्क को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्लियर है। तो सर यहाँ पे लेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो ठीक है, कितना कितना अमाउंट करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन, आईसीआई का मेथड एकदम ही निराला है, कभी ऐसा मेथड से उन्होंने किया नहीं है, तो आई बिलीव वो मेथड पे तो नहीं जाना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ सिंपल लॉजिक से वही करेंगे। अपने को मालूम है डेट इक्विटी रेशियो के हिसाब से करना चाहिए, तो उसको पकड़ के चलो बस। तो मेरी बात समझो, आपको 3,20,000 लगाना है। इन्वेस्ट इन डम्बो कितना करो सर, इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है तो 9,60,000 बाय 13,60,000 को इन्वेस्ट कर लो, और लैंड करना था तो वो 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख ही है ना, 40 लाख तो नहीं हो गया, हाँ 4 लाख है। ये 4 लाख बाय 13,60,000 इंटू 3,20,000 को लैंड कर दो बस। देखो कैसे, कितना था, 9 लाख ना, 9,60,000, 9,60,000 पे डिवाइड करोगे 13,60,000 को, और इस पे 3,20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 लाख था, इसको भी डिवाइड करो 13,60,000 से, इसको भी 3,20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका ये सॉल्व करके आया ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट और लैंड का अमाउंट निकल के आ जाएगा। 9,60,000 में से डिवाइड करो 13,60,000 को, इंटू 3,20,000 किया, 225,882। थोड़ा फिगर गंदा है लेकिन कोई बात नहीं है, 225,882। इसमें से माइनस करना कितना, 3,20,000, 94,118।
94,118, इतना इतना अमाउंट आ गया आपका। अब तो इजी है सर, इस पे 12% के हिसाब से इनकम निकालेंगे, इस पे इन्वेस्टमेंट करके हमें कितना मिलेगा रिटर्न, 20%, के ही कितना है हमें डम्बो का 20% का रिटर्न है वो निकालोगे, तो इस पे 20% का रिटर्न निकल जाएगा, इस पे 12% का रिटर्न निकल जाएगा, निकालो एक बार। इस पे 12% आएगा 11294, इस पे 11294 आया, और 225 पे 882 पे 20% करोगे तो 45176 आएगा। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आता है, 11294 यानी 56,470, 56,470 आता है। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, हाँ सर लेस क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई बोरिंग नहीं है तो बोरिंग वाली चीज लेस नहीं होगी। लेस वो करेंगे कि अगर मैं ये खेला नहीं करता, यहाँ से बेच के यहाँ नहीं उठ के जाता, तो यहाँ रहता तो क्या कमाता, यहाँ रहता तो मैं 2,40,000 पे 20% कमाता। ये जो 2,40,000 का पैट है ना, ये 2,40,000 का पैट है, मेरा होल्डिंग 20% है, तो इनकम का 20% मेरा मालिकाना हक है, तो 2,40,000 का 20% यहाँ से मैं कमाता। तो ये आएगा आपका 2,40,000 इंटू 20%, तो ये हो गया 48,000 राइट। तो ये माइनस करके आंसर आएगा आपका कुछ, तो आंसर आएगा -48,000, 8470 का आंसर, ₹8470। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए, ₹8470। इस तरीके से आपको ये चीज़ समझाने के लिए मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन दिया है। प्रेजेंटेशन इज एज इट इज सेम, जो मैंने यहाँ पे किया तो सेम चीज़ दोबारा करके कोई सेंस नहीं है। आप यहाँ पे अच्छे से समझ के खुद से लिखने का हैबिट बनाना है, तो खुद से ये चीज़ करके आएंगे। डन है, ये चीज़ क्लियर हुई क्या मेरे संग संग? एक पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आर्बिट्राज प्रोसेस में लेकर जो डाउट रहता है, ओह सर आर्बिट्राज समझ नहीं आया, सर आर्बिट्राज में ये क्यों वो कैसे, हर चीज़ मैंने ट्राई की आपको यहाँ बताने के, चलने का, क्वेश्चन को डिटेल में कराने का, विद बोथ द अप्रोचेस, लीवर्ड से अनलीवर्ड जाने का, अनलीवर्ड से लीवर्ड जाने का, मैंने एग्जॉस्टिव कवर किया है। आई होप सो आपको ये चीज हेल्पफुल आया होगा। जब भी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके चलना, ठीक है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, आंसर टू क्वेश्चन 2, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या बोलता है। ध्यान से सुनने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। ER Private Limited has a paid up capital of ₹2,50,000, उसमें कंसिस्टिंग 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। मार्केट प्राइस दिया हुआ उनका 24 रुपए का, पी रेशियो 8 का दिया हुआ। कंपनी क्या प्लान कर रहा है भैया, कंपनी प्लान कर रहा है कि प्लांट को खरीदना है, उसका कॉस्ट लगेगा 5 लाख रुपए का प्लांट खरीदने वाला है। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ ₹2 लाख पर एनम। इट हैज 2 ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द डेट। एक बहुत खास बात मैंने पढ़ दिया, आपने ध्यान दिया कि नहीं? हाँ अरे ध्यान दिया। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 2 लाख। सर प्लांट आने से क्या बोला, ये अरे सॉरी हट जा भाई, हाँ ये प्लांट आने से मेरे को 2,40,000 है कि 2 लाख था, 2 लाख का इनकम आएगा, 2 लाख का EBIT आएगा ये प्लांट आने से। सर ये प्लांट अगर नहीं होता, मेरी इतनी बड़ी कंपनी में ये प्लांट का हिस्सा छोटा है ना सर, ये प्लांट तो इतना छोटा है, इतना बड़ा स्क्वायर मेरी कंपनी है, ये प्लांट यहाँ पे लगाया, मेरे को 2 लाख का इनकम आया। तो सर बाकी अगर ये प्लांट नहीं भी था तो मैं कुछ तो कमा रहा था ना, मैं कुछ तो कमा रहा था, ये एक्स। अरे सर मेरे प्लांट आने के पहले मैं कुछ तो कमा रहा था, ये सो नो बोलो बस, हाँ बोलेंगे, हाँ यहां तक रुक जाएंगे फिर। हाँ सर ये प्लांट लगा तो मैं एक्स्ट्रा 2 लाख कमाऊंगा। प्लांट विल यील्ड EBIT ऑफ 2 लाख, वर्ड को बहुत ध्यान से पकड़ना है एग्जाम में। सर ये EBIT पहले का कुछ प्लस प्लांट का कुछ, तो मेरा कंपनी का EBIT टोटल करके बनेगा। ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन है सर, इनडिफरेंस वाले कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, अलग अलग के EPS निकालो इस टाइप का। समझ में आ रही है? मैंने आपको समझाते लिए क्लासेस में क्या बोला था, याद करो ना प्लीज एक बार। सर मैंने आपको हमेशा से सिखाया है कि आप CA करने आए हो, ठीक है, आप CA कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, आप आर्टिकलशिप लगाओगे, उसके बाद क्या ट्रेनिंग वेनिंग में जाओगे तो बहुत सारे नए लोग से मिलोगे, नए दोस्त बनेंगे आपके, हाँ नए फ्रेंड्स बनेंगे हमारे, ऑब्वियसली यस सर फ्रेंड्स तो बनेंगे हमारे। सर नए फ्रेंड्स जो आपके बनेंगे तो क्या आप अपने पुराने दोस्तों को भूलने वाले हो, अपने स्कूल कॉलेज के दोस्त को भूलने वाले हो क्या, या अपने बिल्डिंग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के दोस्त को भूलने वाले हो? आपने बोला नेवर 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 सर, ऐसे कैसे भूल जाएंगे, हमारे बचपन के फ्रेंड्स है वो, तो नए फ्रेंड्स आएंगे उनको भी वेलकम है, पुराने फ्रेंड्स को भी हमारे संग रहेंगे वो। तो वैसे ही
सर नई ईबीआईटी जो आएगी वो भी रहेगी, पुरानी ईबीआईटी को लेके अपने को डिसीजन मेकिंग करना है। समझ में आई आपको मेरी बात? पहले हाँ बोलेंगे यहीं पर ही। कितना बढ़िया एग्जांपल दिया, एकदम इमोशनल हो जाना चाहिए आपको। हाँ सर बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आज, तो ऐसा फीलिंग आना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ। अब क्वेश्चन में रस नहीं है, अगर ये चीज क्लिक रहने का, हमेशा अटेंटिव रहोगे ना इस बारे को लेके, तो बस अब क्वेश्चन में कोई रस नहीं बचता है। अब आपको इक्विटी डेट का क्या कंपोजिशन है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%, कॉस्ट ऑफ डेट इज 12%। ध्यान देना सर इसको ना, अब क्या बताएं हम आपको, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट वाली पॉइंट रहती है ना, मैंने एक क्वेश्चन क्यों पिक किया, मल्टीपल रीजन है। एक तो मैंने जो आपको ईवीआईटी वाला बताया वो भी, सेकंड ये जो कॉस्ट ऑफ डेट वाला चीज है ना, अपने क्या समझ रहे हैं इसको, केडी इज इक्वल टू 12%, दैट इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। हाँ अपने इसको नॉर्मली क्या समझते हैं, कोई नहीं बताता आपको, पता है मेरे को, पता नहीं लोग बताते क्यों नहीं सब ये चीज, तो कोई बात नहीं सर। ये पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट समझते हैं अपने उसको, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, हाँ केडी कॉस्ट ऑफ डेट। मजे की बात ये है कि इंस्टीट्यूट आपको ये जो कॉस्ट ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में बोलता है, उस कॉस्ट ऑफ डेट को क्या मानता है सर, मजे की बात है, इस कॉस्ट ऑफ डेट को ये इंटरेस्ट प्री टैक्स रेट ही मान रहा है। मतलब सर आपका और नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ही बन गया ये सर, ये मतलब आप बोल रहे हो इसको मिटा के, क्या इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट इज 12% है? मैंने बोला हाँ सर, कॉस्ट ऑफ डेट एग्जाम में देख के इसको पोस्ट टैक्स समझ के करके आने की गलती कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में मत करना। रेशियोज में आए तो करना, कॉस्ट ऑफ डेट को प्री टैक्स बनाना सब जगह करना, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मत करके आना। ये आईसीआई हर बार ये चीज कर रहा है। मैंने ना एक आधा क्वेश्चन में नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि गलती है आप सही करो, नहीं, तो उसने ना तीन चार बार नहीं, कितना बार तो क्वेश्चन है, ये एग्जाम क्वेश्चन है पहली बात। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ डेट एग्जाम क्वेश्चन। एग्जाम क्वेश्चंस में ये चीज कर रहा है विदाउट एनी ऑल्टरनेट आंसर्स, तो भैया अपने को रिस्क नहीं लेना है, अपने इसको इंटरेस्ट रेट मान के ही आएंगे। क्लियर है, डन। अब आगे क्या है, इक्विटी शेयर जो नए इशू करने पड़ेंगे वो अपने को कैसे आएगा, प्रीमियम ऑफ 10 रुपए में आएगा। मतलब सर 10 की जगह 10 प्लस जोड़ दो, 20 रुपए में लेंगे एक शेयर को, तो ठीक है। पी रेशियो ऑफ लिवर्ड कंपनी 7 का हो जाएगा, टैक्स रेट 40 का है। बस आपको बताना है कि किस में करना है जिससे मैक्सिमाइज बेनिफिट हो सके, वो तो ठीक है। ईपीएस वीपीएस निकालेंगे, मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, हो जाएगा। ट्राई करो खुद से एक बार, हाँ एक बार खुद से ट्राई करिए ना क्वेश्चन को। क्या सर एक बार खुद से करो ना प्लीज। काश सर एग्जाम में भी ऐसा होता कि आप ही जाके एग्जाम दे देते, मजा आ जाता सर, मालूम है ऐसा फीलिंग आता है ना, एग्जाम में भी हमें नहीं देना पड़ता। ऐसे नहीं होता है ना सर, सीए बनोगे तो सीए अपने नाम के आगे आप लगाओगे कि मैं लगाऊं, मैं तो लगा ही रहा हूं, मैं तो हूं, समझ में आ रही है। तो सर पास आपको होना है, सीए आपको बन के दिखाना है, ठीक है। मैंने मिटा दिया, क्लीन कर दिया चीज़ों को, अच्छे से देखो खुद से करो। आ जाओ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट्स बनाता हूँ। कुछ वर्किंग नोट बनाता हूँ सबसे पहले। क्या पहला वर्किंग नोट में ये निकाल लूँ कि क्या मेरा ओरिजिनल या एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है। कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ईबीआईटी निकाल ले पहले। सर ये समझ में तो आया निकालना है, लेकिन निकालेंगे कैसे। आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, पेड अप कैपिटल दिया है 2.5 लाख का, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया आपको, पी रेशियो और मार्केट प्राइस दे दिया, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ईपीएस निकल जाएगा। एग्जिस्टिंग ईपीएस कितना आएगा सर, क्या है, पी रेशियो कितना का था, 8 का, और मार्केट प्राइस 24 का, तो मार्केट प्राइस बाय पीई, ठीक है, दैट इज 24/8, दैट इज ₹3 पर शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हुए हैं, 25,000, therefore PAT is 25,000 into 3, that is ₹75,000 का पैट आ गया, 75,000 का पैट आ गया मेरा। यहां तक क्लियर है, बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, ईबीआईटी का, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी का कैलकुलेशन करके दे रहा हूं। मेरे को ईपीएस दिया हुआ था, सॉरी ईपीएस निकालना पड़ेगा बिकॉज मेरे को मार्केट प्राइस दिया हुआ था, पी रेशियो दिया हुआ था, उन दोनों से मैंने ईपीएस निकाल लिया, उस ईपीएस से नंबर ऑफ शेयर्स को लगाया, मेरे को मेरा पैट मिल गया।
और एक खास बात, टैक्स रेट दिया हुआ है आपको। मिर्जा मिर्जा मिर्जा, हाँ, टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट दिया हुआ था कितना, 40% ना। एग्जाम में टैक्स रेट जो दिया हुआ हो वो आके 2 बार देख के लेना। सर हमको मन में बैठ गया 30%, कोई यूनिवर्सल रूल थोड़ी ना 30% ही होगा, नहीं है तो फिर देयरफॉर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईवीआईटी डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग मेरे पास कोई डेट नहीं है। एग्जिस्टिंग मेरे को कोई डेट की बात ही नहीं कर रहा, तो आई विल अज्यूम, मैं मानूंगा कि मेरे पास कोई डेट था नहीं, मैं कैसे निकालता वरना ईवीआईटी। तो ये आ गया सर 75,000 डिवाइडेड बाय 1 - 0.4। इसको करोगे तो पता क्या आएगा, 75,000 डिवाइड बाय 0.6 ना भाई, 0.6, 1,25,000। 1,25,000 का आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी आ गया। ये क्या है, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग क्या है अपना, ये ईबीआईटी या पीबीटी जो बोलोगे उसको ईबीआईटी ही मतलब मान लेंगे। डन, समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन ना सितंबर के बच्चों को लगा कि भैया क्या इजी क्वेश्चन आया है, उन्होंने ना ये एग्जिस्टिंग वाला पार्ट को छोड़ के सीधा 2 लाख का ईबीआईटी से स्टार्ट किया क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन राइट बना के आया है, लेकिन मिला सबको जीरो है। सर क्यों जीरो मिलेगा? सर आपका ईबीआईटी आपको दोनों को जोड़ के लेना पड़ता है, मतलब कि सर एग्जिस्टिंग ईबीआईटी को भी लेना है एंड प्लस आपको नया ईबीआईटी को भी लेना है। सर ये एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों नहीं लोगे तो पहला टेबल ही गलत हो जाएगा, स्टार्टिंग एलिमेंट गलत हो जाएगा, आंसर सारे फिगर्स रॉन्ग आएंगे। आपको फिगर्स पे मार्क्स मिलता है, फिगर्स गलत तो मार्क्स जीरो, तो आंसर आपको अल्टीमेटली जीरो मिलेगा। बहुत गहरी बात है, बहुत सैड बात है ये, इसलिए बता रहा हूँ। सर बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट ने, जहाँ तारीफ करने योग्य होगा वहाँ तारीफ करेंगे अपने, ठीक है। तो सही में ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया था, एग्जाम का लाइक क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एकदम टेक्निकली राइट क्वेश्चन। प्रॉब्लम का एरिया ये कॉस्ट ऑफ डेट का है, बस उसके बाद छोड़ दो। चलो आओ, कहाँ थे अपने, हाँ यहीं पर ही थे ना। हमारा ईबीआईटी आ गया, एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर चाहिए होते हैं, क्योंकि सर अब अगर नया अपने को मालूम है नया नया एपीएस निकालना है अलग अलग ऑल्टरनेटिव में, तो शेयर्स भी तो चेंज होंगे। तो यहाँ पे तो शेयर सिर्फ इस पे चेंज होगा बस, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स, नहीं दोनों के लिए तो होगा, ऑल्टरनेटिव ए और बी, सॉरी इस तरीके से टेबल है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, कितने नए शेयर्स लगाने हैं, ए और बी के लिए, दोनों के लिए निकाले हैं, ठीक है। अमाउंट टू बी रेज्ड कितना बोल रहा है, अपने को रेज करना है 5-5 लाख ना, तो ए से जाएंगे तो भी 5 लाख, और बी से जाएंगे तो 2.5 लाख। 2.5 लाख क्यों, बिकॉज 50% सिर्फ इक्विटी से लेना है, तो बी से जाएंगे तो सिर्फ 2.5 लाख, ठीक है। अमाउंट इतना रेज करना दोनों के अंडर, क्लियर है? हाँ ये समझ में आया ना? बच्चे क्या करेंगे, इसको भी 5 लाख लिख देंगे, तो अब यार ये सब गलती करोगे तो कोई अपने क्या कर सकते हैं, अपने को ये सब गलती इसको अवॉइड करना है, इसलिए तो ये बैचेस बना रहा हूँ, ये क्लासेस करा रहा हूँ आपको, आप इसलिए तो देख रहे हो, समझ में आ रही है? ये सब छोटी मोटी गलतियाँ आपको बताना है मेरे को बार बार, मैं चाहता था आपको कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, तो मैंने सोच के इस तरीके से डिज़ाइन किया है। डन, ये तो आ गया आपका 2.5 लाख, डन। अब आगे आएंगे क्या, इशू प्राइस लिख लेता हूँ। इशू प्राइस कितना लिखूं बताओ? सर बोल रहा है इक्विटी का फेस वैल्यू 10 है, तो सर आपको 5 लाख बाय 10 करेंगे ना। मैंने बोला वो तो ठीक है, लेकिन साथ में बोला इशू होगा प्रीमियम ऑफ 10 में, तो मतलब 10 + 10 में प्रीमियम में इशू होगा। सर ये आपका हो गया इशू प्राइस 10 + 10 यानी 20 और 20 न्यू शेयर्स अब आपके निकल के आएंगे। 5 लाख बाय 20 करोगे तो कितना आता है, 25,000। ये कैसे आया, 5 लाख बाय 20 करने से, ये 2.5 लाख बाय 20 करेंगे तो ये 25,000 का आधा 12,500 आना चाहिए, ठीक है। ये 12,500 शेयर्स आने चाहिए। ओल्ड शेयर्स कितने थे, ओल्ड शेयर्स मेरे पास कुछ तो खुद होंगे ना पहले, हाँ मेरे पास पहले से थे 25,000 शेयर्स, तो 25,000 यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी थे, तो टोटल शेयर्स आ गया मेरा।
अच्छा सर, आप ईबीआईटी टोटल में ले रहे हो तो शेयर्स भी टोटल में लोगे, यही बोलना चाह रहे हो ना? मैंने बोला हाँ सर, अगर मैं पूरा सम बना रहा हूँ कंपनी लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, तो मैं अगर ईबीआईटी पूरे ग्रुप का ले रहा हूँ तो शेयर्स भी पूरे ग्रुप का लूंगा, यस पूरी कंपनी का लूंगा। 50,000 हुआ और ये 37,500 हुआ। क्लियर है? 50,000, 37,500 आ गया टोटल शेयर्स, यहां तक एकदम सही जा रहे हैं अपने। डन। नेक्स्ट व्हाट विल कम गाइस, हाँ ध्यान दो। अब आगे नया सीधा स्टेटमेंट बना है, कैलकुलेशन ऑफ आपको बोला क्या इस क्वेश्चन में निकालने, लास्ट में बेनिफिट निकालना बस ना। कैलकुलेशन ऑफ एमपीएस एंड ईपीएस अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव, अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव, अंडर बोथ क्या लिखोगे? ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक है मेरा ए, सेकंड है बी। सबसे पहले आएगा ईबीआईटी, सबसे पहले आएगा ईबीआईटी। ठीक है, सबसे पहले आएगा क्या? हाँ एक सेकंड, हल्का हो गया। हाँ यहाँ पे क्लियर होगा आपको देखने में। अब यहाँ सबसे पहले आएगा ईबीआईटी कितना, बोलो ना यार ईबीआईटी कितना है? तो मेरा सबसे पहले एग्जिस्टिंग न्यू, ओ एग्जिस्टिंग आया था 1,25,000। न्यू कितना है? न्यू 2 लाख था ना? हाँ न्यू 2 लाख है। तो टोटल ईबीआईटी आ गया, टोटल ईबीआईटी ईबीआईटी आ गया 3,25,000। ये भी 3,25,000। यहाँ तक अलाइंड है? हाँ पहले बताओ, यहाँ तक अलाइंड है? 3,25,000 ईबीआईटी दोनों में आएगा, कैसे भी पैसा रेस करो अर्निंग तो उतना ही आनी है। डन। अब लेस करो इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट, ये एग्जिस्टिंग। ए वाले मॉडल में, ए वाले ऑल्टरनेटिव में तो कुछ नहीं आएगा, एग्जिस्टिंग में भी जीरो रहेगा, यहाँ पे भी जीरो रहेगा, यहाँ पे न्यू, राइट यहाँ पे तो अपने इंटरेस्ट कुछ माने ही नहीं थे, तो न्यू इंटरेस्ट किस में आएगा? सिर्फ इसमें 2.5 लाख पे किस में रेट होगा? 12% बस। 2.5 लाख इंटू 12%, तो 2.5 लाख पे 12% निकालोगे तो 30,000 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर जा रहे हैं? स्लो स्लो कर रहा हूँ, हाँ फास्ट नहीं जा रहा हूँ जानबूझ के, आप लोग आगे बढ़ सको मेरे से। ठीक है, नाउ ईबीटी, ईबीटी कितना आया हमारा? इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है ना, सही से किया ना भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट जीरो है तो ए में कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग में तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ईबीटी आ गया हमारा कितना? 3,25,000 रह गया इसमें तो, और यहाँ पे 3,25,000 से 30 गया तो 2,95,000। कैलकुलेशन आप देखोगे, लेस करोगे टैक्स, लेस करोगे टैक्स 40%, करके देखना ये पैट आ जाएगा। पैट कितना आएगा? मैं डायरेक्टली वो पैट लिख रहा हूँ, हाँ 1,95,000। और यहाँ 2,95,000 पे भी 60% लगाओगे तो 1,77,000 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स वर्किंग नोट 2 में था, ये मैंने कहाँ से किया? वर्किंग नोट 1 से लाया। ठीक है, 50 और 37,500, 50,000 ये आएगा 37,500। आई विल गेट माई ईपीएस इजीली, ईपीएस आएगा 1,95,000 में डिवाइड कर दो 50,000 को तो 3.9, यहाँ पे 1,77,000 डिवाइडेड बाई 37,500 4.72 आ गया, ₹4.72 आ गया। ठीक है, पहले बताओ क्या ठीक है क्या? कोई भी मन में असुविधा हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप लोग को पहले बताना है कि हाँ सर यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है। अब आएंगे अपने क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज में, दैट इज द पी रेशियो लिखने में।
मैं बोल सकता हूँ मेरा जो ए लिमिटेड कंपनी है, या ए वाला ऑल्टरनेटिव है, सॉरी, ए वाला ऑल्टरनेटिव कंप्लीटली अनलेवरेज्ड रह गया है। हाँ, ए वाला जो मेरा ऑल्टरनेटिव है वो कंप्लीटली अनलेवरेज्ड है। वाई? बिकॉज पहले तो कोई लेवरेज था नहीं, कोई डेट था नहीं। ऑल्टरनेटिव ए में भी डेट जीरो है, तो मेरा ए अनलेवरेज्ड है। अनलेवरेज के संग में मेरा पी रेशियो 8 का था, तो मेरा पी यहाँ पे कितना जाएगा, 8 का जाएगा। और नीचे लेवरेज का पी रेशियो उसने चेंज करके 7 बोला है ना, तो 7 बोला है तो ये 7 लेना मत भूलना। तो ये मार्केट प्राइस निकल के आएगा 4.72 इंटू 7 करोगे इस बार तो 33.04 रुपीज़, 33.04। 3.9 इंटू 8 करोगे तो रुपीज़ 31.2। एंड वी नो एम पी एस, एम एग्जिस्टिंग का तो एम पी एस पता ही है क्या लिखना, छोड़ दो मत लिखो ये, ठीक है। अब ये हमारा आ गया ऑल्टरनेटिव ए ऑल्टरनेटिव बी का, दोनों का तो आ ही गया, सिंपल है। तो सिंपल रखते हैं आपके लिए एकदम, ऐसे प्रेजेंटेशन दे दो एग्जाम में। एडवाइस देना नहीं भूलना, एडवाइस के मार्क्स होते हैं सर, ये एडवाइस टाइम पास के लिए नहीं होता है। मार्क्स होगा इसका 1 मार्क, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क कट जाएगा यहां तक छोड़ के आओगे तो। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट ऑल्टरनेटिव resulting in higher EPS and MPS, दोनों ही ज़्यादा है ना, हाँ, higher EPS and MPS is B, therefore the company should go for such alternative। बस सिंपल अपने वर्ड्स में। बिकॉज यहाँ पे मेरा देखो ईपीएस एमपीएस दोनों हायर आया ना भाई, तो दोनों ज़्यादा आया, तो मेरे को उसी ऑल्टरनेटिव में जाना चाहिए। अगर मैं जस्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जाता हूँ, यानी जो नंबर्स बोल रहे हैं उसके बेसिस में जाऊँ, तो यही लग रहा है। एग्जाम में रियल वर्ल्ड में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इतना इजी नहीं होता, अपने को क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी देखना पड़ता है कि भैया यहाँ पे आप डेट ले रहे हो, यहाँ पे अगर डेट ले रहे हो तो हो सकता है शेयर होल्डर्स उसको पॉजिटिवली ना ले, उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बेसी हो जाए, तो बहुत सारे तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती है रियल वर्ल्ड में। अभी सिंपल आपको जाना है एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो हाँ ठीक है, आपको दिख रहा है जो ज़्यादा वो आपको लेके आगे बढ़ा देना है, बस डन है, डन है, खत्म। क्वेश्चन 3 में आएंगे, आंसर टू क्वेश्चन 3 लिखो पहले। यहां तक क्लियर, आई होप सो। हाँ, आंसर टू क्वेश्चन 3 एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ एग्जाम में, बहुत पुराना क्वेश्चन है एकदम, जब न्यू सिलेबस फर्स्ट टाइम आया था मई 18 में तब आया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्यों पिक किया गया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन इंडिफरेंस भी आपको सिखा दिया जाएगा इसके संग संग, क्लियर है क्या। लेवरेज वाला क्वेश्चन तो आपको सॉरी ये वाला आर्बिट्राज वाला आपको पहले करा दिया कंसेप्ट, सेकंड मैंने आपको करवा दिया जो आपका ईपीएस ईपीएस और एमपीएस कैलकुलेशन वाला चीज़ और एग्जिस्टिंग ईबीआईटी वाला चीज़ को कवर कराना था, तो सेकंड वो वाला कंसेप्ट हो गया, उसमें कोई नई चीज़ है नहीं, तो आपको कुछ सिखाने को एकदम भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो आपको सिखाएंगे भी साथ साथ क्या, फाइनेंशियल और इंडिफरेंस भी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, तो छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सन लिमिटेड मेरा कंपनी है जिसके ऊपर 100 लाख रुपया चाहिए, उसके बाद 2 ठो प्लान है, ऐसे ऐसे कर लो रेस। या तो प्लान 1 में पूरा इक्विटी ले लो, प्लान 2 में 25-75 ले लो। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। इस कॉस्ट ऑफ डेट को सब इंटरेस्ट रेट मान के करके आएंगे। टैक्स रेट 30%, शेयर्स 10 का है, प्रीमियम में ये भी 15 का इशू होगा, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 40 का है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी का कोई चक्कर यहाँ है नहीं, और साथ ही साथ आपको एफईबी और इंडिफरेंस पॉइंट निकालने बोला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले, फिर आऊँगा, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी आऊँगा, पहले स्टार्ट कराता हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। नॉर्मली खुद लोगे तो खुद लो, एक बार किक स्टार्ट ले लो मेरे से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर, ईपीएस निकालने बोला है ना, अंडर बोथ द प्लान्स। अगर क्वेश्चन में वर्ड प्लान यूज कर रहा है तो अपने भी प्लान वर्ड ही यूज करेंगे। क्वेश्चन में देखो प्लान वर्ड यूज कर रहा है ना, ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज करेगा तो ऑल्टरनेटिव लेना, ठीक है। आपको ईबीआईटी के बारे में बोल ही दिया है सामने से, कितना 40-40 लाख का ईबीआईटी है।
40 लाख का EBIT है, रुपीज इन लैक्स ले लो ऊपर। फास्ट प्रेजेंटेशन का तरीका। इंटरेस्ट किस में है देख लो। इंटरेस्ट है सिर्फ वो प्लान 2 में 75% पे निकलेगा, कितना रेट से, 12% पे। तो मेरे को लाना कितना था, 100 लाख लाना है। 100 लाख में इंटरेस्ट 12% है, और कितना का, 75% पे ही। तो मतलब 75 इंटू 12% करूँगा तो 9 लाख आ जाएगा। ये मेरे को देगा EBT 40 और 31। ठीक है, नॉर्मल जो इनकम स्टेटमेंट आपको मालूम है वही कर रहे हैं, सिंपल है एकदम। पैट आ जाएगा, ये आप लिख लोगे खुद से तो ये पैट आएगा 28। टैक्स का रेट कितना, 30% था, ठीक है ना, लिख लेना यहाँ पे, कभी भूल नहीं होगा उससे। तो ये आ गया 70%, तो 38 होना चाहिए, 28 होना चाहिए। और फिर 31 का 70% करोगे तो 21.7 होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, बस नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, और तो कुछ खासियत इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है यार, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, नीचे उस पेज में बना लो, जगह है तो, नहीं तो नेक्स्ट पेज में बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, ये है I, ये है 2, मतलब 2 प्लान का बात हो गया। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट टू बी रेज्ड, 100 लाख का बात हो रहा है। इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या होगा, 10 रुपए का है, 15 रुपए के प्रीमियम में हो रहा है, मतलब 10 + 15, सिंपल 10 + 15 यानी 25। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ना, हाँ इजी है ना, नंबर ऑफ शेयर्स अब आ जाएंगे। इशू प्राइस आ गया मेरे पास, अमाउंट कितना रेस करना वो मालूम है। सर अमाउंट टू बी रेस्ड में एक चीज़ ध्यान दिया, आई का 100% था, इसका सिर्फ 25% था, तो सर ये 25 रहेगा। क्या कर रहे हो, ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हो क्या, ऐसा काम नहीं करना है, समझ में आ रही है। सर बीच में टेस्ट लेना पड़ता आप लोग का, समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा सर, ये आ गया 1 लाख शेयर्स, ये आ गए 1 लाख शेयर्स, ये आ गए 4 लाख शेयर, राइट। हाँ, तो ये आ गया 4, ये आ गया 1, ये आ गया EPS। EPS कैसे आता है, पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये आ गया ₹7, ये आ गया ₹21.7। ओ माई गॉड, बड़ा बड़ा गैप में आया है मेरा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सर, जो आया वो सही। तो EPS तक तो मेरा आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट। पार्ट 1 इसको हेडिंग में ले दो, ये क्या है, I है, तो यहाँ लिख दो I, ठीक है। अब पार्ट 2 चालू करता हूँ नीचे, ध्यान से देखोगे, इन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ। अब आओगे मेरे संग संग, आपको जो समझाने वाली एरिया आ गई है। सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, FBEP, नाउ व्हाट इज दिस, ये कौन सी बला आ गई से, नहीं हमने ब्रेक इवन पॉइंट कहीं तो सुना था सर, आपको आपने बताया था परसों, याद आया, आपने बताया था सर कि लेवरेज वाले चैप्टर में भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। मैंने क्या बोला, लेवरेज वाले चैप्टर में आपको ब्रेक इवन पॉइंट सिखाया गया है। मैंने बोला यस, मैंने बोला एब्सोल्युटली राइट, लेवरेज में था, लेकिन वो जो ब्रेक इवन पॉइंट था ना, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट था, ये था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। सर उस दिन तो आपने ये वर्ड नहीं बोला, तो हर चीज स्टार्टिंग में थोड़ी ना बोलेंगे, कुछ कुछ चीज़ तो बचा के रखेंगे ना, अभी समय आने पे आपको रिलेट करके बताने के लिए। तो वो था मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे मेरा जो इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से EBIT जो होता है ना, वो मेरा अल्टीमेटली ज़ीरो बैठना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है कि भैया EBIT के बाद जो आपका फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरेस्ट, इसके बाद आपका ये आ गया, मान लो EBT आता है, फिर क्या आता है, टैक्स आता है, पैट आता है, तो आपका एक इंटरेस्ट, ऐसे नहीं करते हैं इंटरेस्ट को, देखो ऐसे करो, इंटरेस्ट को अगर मैं रेड से लिख दूं और अब मैं पैट से दे दूं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो भैया ये दोनों चीज़ आपका आता है।
इन दोनों के वजह से जो आपका आएगा अल्टीमेटली, मान लो ईपीएस जो भी आया लास्ट में सब करने के बाद वो जीरो आना चाहिए सर। ये ईपीएस जीरो अगर आया तो मैं बोलूँगा फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, नहीं तो मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में ईबीआईटी जीरो आना चाहिए। हमारा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में अपने ब्रेक इवन का सेल्स निकालने का टारगेट रखते हैं, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में ईपीएस जीरो चाहिए तो अपने ईबीआईटी का निकालते हैं कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ ईबीआईटी होगा जहां पे मेरा अल्टीमेटली जाके ईपीएस जीरो हो जाएगा, दैट इज द फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ रही है? अल्टीमेटली मैं कुछ हारा नहीं, कुछ कमाया नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, मेरा ईपीएस जीरो हो गया। समझ में आई आपको मेरी बात? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब अपने को बचपन से आता है, आपने स्कूल में भी सीखा है, नो प्रॉफिट नो लॉस इज ब्रेक इवन पॉइंट। इजी कंसेप्ट, एकदम धीरे धीरे जाओगे ना, समझते हुए चलते हो ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, तो लगता है सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर सा जो लगता है ना वो ये पेपर नंबर 6 है। बोथ एफएम का प्रैक्टिकल एंड एसएम का थ्योरी भी इतना ज़्यादा इजी है कि आप लोगों के हाँ सर मज़ा आ गया। ये वाला पेपर देख के लगता है कॉन्फिडेंस आता है कि ग्रुप 2 पूरा संभल जाएगा मेरा एफएम एसएम की वजह से, क्योंकि ग्रुप 2 में ऑडिट फॉडिट आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो ये एफएम एसएम आपका पेपर पूरा वेट पूरा ग्रुप 2 को संभाल देता है। समझ में आ रही है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ईजी है। तो आपको मालूम है क्या, एक चीज़ ध्यान दिया है क्या किसी ने? यहाँ आएंगे, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे तो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखता हूं, एक बार और एक चीज और लिखता हूं, रुक जाओ। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर क्या बोल रहा हूं, देखो, इन एफ ब्रेक इवन पॉइंट ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो सर क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ईबीआईटी पे क्या करेंगे सर, माइनस इंटरेस्ट, ये मेरे को ईबीटी आएगा। ईबीआईटी पे क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट, तो मेरे को ईबीटी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इंटू कर दूंगा मैं क्या, ईबीटी से 1 माइनस टैक्स रेट, मेरे को क्या मिलेगा, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या मिलेगा, आफेश, डिवाइड करूंगा किससे, नंबर ऑफ शेयर से, इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। हा क्या बात बोला है सर। ये जो अल्टीमेटली कैलकुलेट हुआ ये क्या है, ईपीएस है। मैंने क्या बोला, ईपीएस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सर मेरे को निकालना क्या होता है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में, ईबीआईटी का लेवल निकालना होता है। तो अब मैं अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईबीआईटी इज इक्वल्स टू, ये तो उधर गया तो जीरो हो गया, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस इंटरेस्ट। हाँ समझ में आया? तो ये ईबीआईटी इज इक्वल टू, समय का आपको फॉर्मूला रटाना नहीं था, तो मैं चाहता फॉर्मूला बैठ के रटो कि अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आया तो ये लिखना पहले, फिर आपको दिख जाएगा, कैलकुलेट कर लेना इसको तो आंसर आ जाएगा। नहीं 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 करना है, खुद से सोचना है। सर मैं खुद आंसर रट के बैठता हूं, मैं तो करते करते निकालता हूं, डिराइव करता हूं आपके संग बैठ के। तो सर मेरे को पता है कि ईबीआईटी में क्या अल्टीमेटली मतलब हुआ, ये दोनों मेरा आना चाहिए। मजे की बात मालूम है, मेरे क्वेश्चन में अगर आओगे, मेरे वाले क्वेश्चन में इन द प्लान आई, इन द फर्स्ट प्लान इंटरेस्ट इज जीरो, देयर इज नो प्रेफरेंस इन दिस क्वेश्चन, दैट मींस इटसेल्फ मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हैज टू बी जीरो। क्या? हाँ इधर देखो, प्लान 1 में सिंस देयर इज नो इंटरेस्ट एक्सपेंस, आहा, नो इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट मीन्स फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। दैट मीन्स क्या, कोई भी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है। देयरफॉर, नहीं सिंस तो ऊपर दिया ना, तो सिंस देयर इज नो इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट्स, the financial break even point is equals to जीरो। सर मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जीरो होगा, इसका मतलब ये है बेसिकली कि सर आपको ना यहाँ पे इसको अल्टीमेटली ज़ीरो लेके आना है। अगर ये कुछ है नहीं, ये भी कुछ है नहीं, ठीक है, तो सर ये ज़ीरो लाने के लिए इसको खुद को ज़ीरो बनना पड़ेगा,
तो जीरो माइनस कुछ भी करो या इंटू कुछ भी करो, जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई, ये तो कट गया, तो जीरो इज इक्वल टू ईपीएस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सर आंसर आपका ईपीएस का जीरो तभी आ पाएगा। समझ में आया? जीरो से आप कुछ भी करोगे, जीरो बाय जीरो करोगे, जीरो बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो जीरो। तो ईपीएस को जीरो लाने के लिए आपको इस ईबीआईटी को जीरो ही मानना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों नहीं है तो। चाहे ऐसे समझो चाहे लॉजिकली समझो, बात एक ही है। डन। सेकंड केस में लेके निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। सेकंड केस में प्लान टू में, प्लान टू में क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ₹9 लाख का आया था इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ ₹9 lakhs एग्जिस्ट। समझ में आई क्या? हाँ सिंपल में 2 लाइन में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के मैंने दे दिया, क्वेश्चन खत्म किया। लास्ट पार्ट बाकी है, क्विकली निकाल लेते हैं, इजी सा पार्ट है वो बहुत। बोल क्या रहा लास्ट पार्ट में? इनडिफरेंस पॉइंट निकाल के दो। ओहो, ये इनडिफरेंस पॉइंट कौन सी बला आ गई सर? इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है सर? समझ ही नहीं आ रहा। इनडिफरेंस पॉइंट मतलब होता है कि एक ऐसा ईबीआईटी लेवल निकाल के दीजिए जहां ईपीएस दोनों ऑल्टरनेटिव में सेम हो। सर मतलब एक होता है आपके पास प्लान आई, एक होता है प्लान टू, सेकंड प्लान और फर्स्ट प्लान। सर ईपीएस दोनों में सेम आपने बोला क्या? मैंने बोला हाँ इनडिफरेंस है ना, मैं इनडिफरेंट हूँ। अगर मैं कहीं और काम कर रहा होता तो वहां पे अगर मैं मान लो 5 लाख कमाता, अगर मैं आज यहाँ पे 5 लाख कमा रहा हूँ तो मैं इनडिफरेंट हूँ कहीं पे भी काम करूँ। लॉजिकली सोचिए। सर आप मेरे पास ट्यूशन लेते हैं आपको 80 मार्क्स मिलता है एफएमएसएम में, आप कहीं और ट्यूशन लेते हैं आपको 80 मार्क्स मिलता है एफएमएसएम में, तो सर आप इनडिफरेंट हो ट्यूशन लेने में, आपको अल्टीमेटली मार्क्स से मतलब है। समझ रहे हो मेरी बात? रिलेट कर पा रहे हो? हाँ आपको बेसिकली क्या मार्क्स ही मतलब है। तो सर अगर आप मेरे से ले रहे 80 मिलता, कहीं और लेते तो 80 मिलता, तो आप तो आपको क्या लग रहा? हाँ ठीक है किसी से मिले, इनडिफरेंट हूं मैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है सर। हमारा इनडिफरेंस पॉइंट बोलता है कि आपका ईपीएस अल्टीमेटली दोनों में, हमारे को मेन मतलब होता है ईपीएस, मेरा ईपीएस बढ़ते जाना चाहिए बस। एक शेयर पे मैं क्या कमा रहा हूँ वो मेरा हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है कि ईपीएस अपने आप बढ़ेगा तो मेरा वेल्थ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है समझोगे? धीरे धीरे और करते रहोगे ना, चीजें खुलेंगी, दिमाग और खुलता है। हमारे इंसान का दिमाग में सब रहता है, अपने क्या उस दिमाग को यूज करके उसको खोलते नहीं है, बस वही चीज है। ठीक है प्लान वन में अब देखो क्या आएगा सर, ये ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 - टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट सेकंड का उसका जो भी रहेगा, टैक्स तो सेम होगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड उसका जो भी रहेगा बाय N2 और ये N1। सर ये अल्टीमेटली सॉल्व करना है बस, और आपको ईबीआईटी का फिगर निकालना है, दैट इज योर इनडिफरेंस पॉइंट। समझ में आई? आ गए आप लोग इनडिफरेंस पॉइंट निकालने? आएंगे अब मेरे संग संग। तो इनडिफरेंस पॉइंट में सबसे पहले सिर्फ समझाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ प्लान वन प्लान टू, लेकिन ये ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है। मतलब ईबीआईटी वापस वही चीज़ लिख रहा हूँ आपको, माइनस इंटरेस्ट फर्स्ट का कुछ अगर है, 1 - टैक्स रेट कुछ अगर है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स N1 से, ये पूरा इक्वल होना चाहिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट सेकंड का कुछ अगर है, 1 - टैक्स रेट तो सेम रहेगा, माइनस प्रेफरेंस अगर कुछ है, डिवाइड N2 से करोगे बस। तो ईबीआईटी निकालना है तो वो तो लिख दिया एज इट इज। पहला वाला में इंटरेस्ट कुछ है नहीं तो भूल जाओ। टैक्स रेट क्या है? 1 - कितना टैक्स रेट अपना? 30% था, देख लेते हैं भाई, फिर भी 30 है ना, 30 ही है टैक्स रेट। प्रेफरेंस कुछ है नहीं, भूल जाओ। 4 लाख शेयर्स है, अब इसको यहाँ पे इल्टू करो, इक्वल टू करो, तो ईबीआईटी माइनस इसमें इंटरेस्ट 9 लाख का था, 1 - 0.3 यहाँ पे भी होगा, प्रेफरेंस कुछ है नहीं, भूल जाओ, ये 1 हो गया। तो ये वन, अरे ये काटने का जरूरत ही नहीं है, ये 1 ये 4 तो ठीक है, ये तो हट गया, ये कट गया। समझा? ब्लैक से कटिंग दिखा देता हूँ, ये कट गया। तो अब सॉल्व करने का बात है बस। तो ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 4 ईबीआईटी माइनस 36 लाख, माइनस 36 लाख। तो देयर फोर ईबीआईटी इज इक्वल्स टू
12 lakhs, ये मेरा EBIT निकल के आएगा। अब आपका काम क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना और चीजों को समझना। इस 12 लाख को पुट करो इस इक्वेशन में, इस 12 लाख को पुट करो इस इक्वेशन में, दोनों का आंसर सेम आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अपने इन दोनों को इक्वेट करके 12 लाख निकाले हैं, तो बात मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि खुद से भी आपको चीजें करते करते, खुद करते हो ना तो और चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। हम तो कराएंगे, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक वो खुद से नहीं करोगे ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, चाहे जितना भी देख लो वीडियोस। तो खुद से करना होगा, चीजों को पुट कर करके, ट्रायल एंड एरर लगा लगा के। वो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में, क्या बोलते हैं, मशीनों को खोल खोल के अपने आप से करो जो समझ में आ रहा है। तो वैसे ही चीज है, खुद से करो, खुद से पुट करिए, यहाँ पे इस पे पुट करिए, इस पे कुछ तो करिए, माथा लगाइए, तो आपको चीजें और खुलती चलेंगी। क्लियर हुआ मेरी बात? यहाँ पे अपने सब अलाइंड है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन अपना बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट होता है सर। 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1 घंटा 10 मिनट हुआ, 2 क्वेश्चन और करने हैं, अपना 2 घंटे में आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सर हमें ब्रेक चाहिए यार, क्या चीज का ब्रेक, 1 घंटा का क्लास हुआ है अभी, बस चलो पढ़ाई करो। 5 क्वेश्चन तो करोगे यार कम से कम, बताओ। नया क्वेश्चन नया पेज हमेशा, हाँ ये सब बेसिक्स है। आंसर टू क्वेश्चन 4, नया कुछ सिखा देंगे आपको। देखो कौन सा क्वेश्चन हमारे पिटारा से निकलेगा अभी। हा, नया क्वेश्चन मिल गया ना आपको, नया क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन से सर आपका मतलब है नया कंसेप्ट का क्वेश्चन, एक अच्छा कंसेप्ट का क्वेश्चन जो बहुत बार पूछ रहा है। आपका रिवीजन टेस्ट पेपर May 26, सर अभी वाला पेपर में भी पूछ लिया क्या? हाँ सर, एग्जाम में आया हुआ है क्या, देख लेते हैं। नवंबर 18 में आया हुआ है, स्टडी में है, MTP में पूछा जुलाई वाले 25 के। सर एग्जाम में आने का माहौल ऐसे ही बनता है, आसपास के MTP RTP में जब आना चालू होता है ना, तो एग्जाम में आने का माहौल बन जाता है। एक आधा क्वेश्चन MTP RTP से एग्जाम में कॉमन आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा माइंडसेट क्या मालूम है आपको, कि सर हमारे को ना ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया अगर RTP में, ठीक है, तो मेरे एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, CA फाइनल FR मेरे टर्म में नवंबर 22 जाके खोलना, उस समय के RTP MTP कितने क्वेश्चन सेम आए थे, कितने क्वेश्चन सेम आए थे। मार्क माई वर्ड, इन द FR पेपर इन माई टर्म आई विल कंबाइन ऑल द MTPs एंड RTPs। तो भैया ऐसा नहीं है, कोई नियम थंब रूल थोड़ी ना है कि भैया आपका MTP RTP में आ गया तो आपका यहाँ नहीं आएगा एग्जाम में। तो ये वाला गलती नहीं करेंगे और इंपॉर्टेंस लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तभी तो MTP RTP सॉल्विंग्स देखते हो आप, वैसे वीडियोस बनाते हैं हम आपके लिए। आओ, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 2 कंपनीज बिलोंगिंग द सेम रिस्क क्लास, क्या है? पर्टिकुलर्स B लिमिटेड C लिमिटेड, भाई इसको नॉर्मल B नॉर्मल C ही मान लेते हैं अपने, ठीक है। समझने के लिए एग्जाम में आपको डबल E ही मानना है। 12% का डेट है, ये क्या है, KE है। उसके बाद आपका ये क्या है, ये है EBIT है। आर्बिट्राज जैसा कंसेप्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, लेकिन आर्बिट्राज का क्वेश्चन नहीं है। अज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर MM और अज्यूमिंग टैक्सेस एज पर MM करके क्वेश्चन है, सॉरी। तो नो टैक्सेस एज पर MM से आपको सब चीज निकालने बोल दिया, दिख रहा है, सब चीज निकालने बोल रहा है। मार्केट वैल्यू, कैपिटलाइजेशन रेट, वेटेड एवरेज, सब चीज आपको निकालने बोल रहा हूँ। सेम चीज वापस निकालिए अगर आप उसको विद टैक्स अप्रोच से जाएंगे तो। MM पे एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया है कि हाँ, जिसमें हमारा विदाउट टैक्स वाला भी प्रैक्टिस हो जाए, रिविजन हो जाए, और विद टैक्स वाले कंसेप्ट का भी रिवीजन अच्छे से अपने कर पाए। तो मेरे को आपका बहुत अच्छे से ध्यान चाहिए अब यहाँ इस क्वेश्चन में। MM अपने करेंगे एक फ्रेश एनर्जी के संग, एक फ्रेश इंथू के संग। मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन दे रहा हूँ ताकि आप एक क्वेश्चन स्टार्ट करो। प्लीज ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करिए, एक बार फुल स्क्रीन लो, ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट लो। करो आप लोग। हम्म, हुआ? नहीं सर, अभी भी कर रहे हैं। आओ मेरे संग संग अब, आओ रुको, देखो इधर आओ। सर पता है हमें MM विदाउट टैक्स से पहले करना, फिर MM विद टैक्स से करना। तो पहले विदाउट टैक्स का पार्ट A करके बताता हूँ कैसे करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। MM के क्वेश्चंस बहुत इजी है, उसके फिलोसफी को, फंडा को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है।
एक अपने को देगा लीवर्ड कंपनी, एक अनलीवर्ड कंपनी। ये क्या है, ये अनलीवर्ड कंपनी है, ये लीवर्ड कंपनी है, बस बात खत्म। अनलीवर्ड से पकड़ के स्टार्ट करो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन तुरंत। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू और वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ सी लिमिटेड ब्रैकेट में अनलीवर्ड कंपनी। ठीक है, सी लिमिटेड ब्रैकेट में अनलीवर्ड कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, आपको बोला टोटल मार्केट वैल्यू निकालने बोल रहा है ना क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे होगा सर, अपने को पता है कि क्या होता है। पैट 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 निकाला हुआ नहीं है क्या, टैक्स तो है नहीं तो ईबीआईटी दिया हुआ, इंटरेस्ट है नहीं तो वही पैट है बस। तो मेरा हो गया 9 lakhs डिवाइडेड बाय क्या आएगा सर, 18% का के ई है, तो ये 50 लाख होता है क्या, 9 डिवाइड बाय 18, हाँ 50, क्या आ गया ₹50 lakhs। एमएम विदाउट टैक्स मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, याद है ना सर। इसमें क्या होगा, हमारा विदाउट टैक्स में टैक्स है नहीं। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। सेकंड, यूएल अनलिवर्ड कंपनी है, अनलिवर्ड कंपनी क्या है, मेरा डेट है नहीं इसमें, तो ईबीआईटी जो हुआ, इंटरेस्ट कुछ है नहीं वही ईबीटी, टैक्स कुछ है नहीं तो वही पैट, तो अल्टीमेटली डिवाइड करूंगा 18% से तो मेरा वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गया। डन है। पहले ये बात बताओ, यहाँ पे ये क्लियर आया मार्केट वैल्यू, हाँ मार्केट वैल्यू तो समझ में आया। अब ये लाइन लिख लो, अंडर अंडर mm without tax, mm without tax, value of a levered company is equals to value of a unlevered company। ठीक है, mm विदाउट टैक्स में वैल्यू ऑफ अ लिवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अ अनलिवर्ड कंपनी। लाइन लिखने के संग संग ही देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्या आ गया, दूसरा कंपनी क्या था भैया, बी लिमिटेड, बी लिमिटेड ब्रैकेट में लिवर्ड इज इक्वल्स टू ₹50 लाख। क्लियर है बात। बच्चे ना एमएम वाले को फॉर्मूला को ब्लाइंडली रट के जा रहे हैं और ब्लाइंडली फॉर्मूला को बैक करके कर रहे हैं कि सर फॉर्मूला अगर मेरे को मालूम है तो मैं कर लूंगा क्वेश्चन, फॉर्मूला को बैकिंग कर रहे हैं। फॉर्मूला पे क्यों जा रहे हो, लॉजिक पे जाएंगे ना, समझ के करते हैं। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, देखो 50 लाख आगे, इसका भी वेरी गुड। नाउ वी नो व्हाट वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू रुपीज कितना है, 27 लाख। ठीक है, therefore value of equity of B is equals to ₹23 lakhs। क्योंकि अपने को मालूम है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट इज टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ डेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। इजी है, इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आता है, तो भैया ये निकालना है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा। इजी है, डन। नाउ व्हाट, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया आपका 23 लाख। क्या क्या मिल गया मेरे को, अब मेरे को बाकी क्या निकालना, मेरे को दोनों का वैल्यू मिल गया, वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ था, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी मिल गया, तो मेरा यहां तक का तो लेग कंप्लीट हो गया है। नाउ यू गाइस टेल मी कि हाउ डू आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर बी लिमिटेड। देखो अब वो कैसे करेंगे मेरे संग संग, कैलकुलेशन ऑफ पैट ऑफ, टैक्स तो है नहीं तो एक ही बात है, ठीक है पैट लिखने में कोई अर्जा थोड़ी ना, लिख दो पैट ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, डन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब अपने स्टार्ट करो ईबीआईटी से। ईबीआईटी दिया हुआ है 9 लाख का, 9 लाख पुट करो, यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट है, लेस करो इंटरेस्ट कितना, 27 लाख का 12%, 27 लाख का 12% का इंटरेस्ट मारो, 27 लाख का 12%, 3 लाख 24, 3 लाख 24 का इंटरेस्ट मारा,
-9 लाख, 5,76,000। 5,76,000 का क्या आ गया मेरा? ईबीटी आ गया। लेस करो टैक्स। टैक्स तो है नहीं कुछ, ऑब्वियसली विदाउट टैक्स की बात है। तो ये मेरा क्या आ गया? पैट 5,76,000। यहाँ तक तो ठीक है। नाउ अब मेरी बात देखो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू व्हाट? हमारा जो भी पैट है डिवाइडेड बाय व्हाट? मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओ यस सर, समझ में आया। दैट मीन्स 5,76,000 को डिवाइड करने आप बोल रहे हो कितना? 23 लाख से। मैंने बोला हाँ, इसको 23 लाख से डिवाइड करो, देखो क्या आता है। 576 डिवाइड बाई 23 लाख इंटू 25.04%। 25.04%। क्या क्या निकल गया? मार्केट वाले निकल गया था दोनों का, हाँ 50 लाख। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकाल दिया मैंने। WACC निकालना बाकी है, वो निकाल लो। अब इसमें फॉर्मूला नहीं जाके जो आपको आता है कंसेप्ट उसमें जाओ। कैलकुलेशन ऑफ WACC। WACC में आपको पता है एक होगा इक्विटी, फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, एक होगा डेट। आपको मालूम है क्या एक चीज़? हाँ एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नहीं, यहाँ पे एक लाइन चाहो तो ये ऐड कर लो, ऑल्सो फॉर अनलीवर्ड कंपनी, यानी कि सी लिमिटेड, के ई इज इक्वल्स टू के ओ इज इक्वल्स टू 18%। तो ये मेरा क्या आ गया? WACC आ गया था किसके लिए? सी लिमिटेड का WACC 18% ही रहेगा, राइट। ये अपने कैलकुलेशन WACC किसके लिए करेंगे? फॉर बी लिमिटेड के लिए। क्यों 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 सर, क्यों क्यों ऐसे नाइंसाफी क्यों? अरे यार आपको बात समझना होगा ना। मेरा सी लिमिटेड अनलीवर्ड कंपनी है, सिंस वो अनलीवर्ड कंपनी है, कोई डेट है ही नहीं, तो सिर्फ इक्विटी का कॉस्ट ही ओवरऑल कॉस्ट कंपनी का बन जाएगा, और कोई कॉस्ट का सोर्स ही नहीं है, तो मेरा इक्विटी का कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ द कंपनी है। समझ में आई आपको? यहाँ पे वैसा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। इक्विटी कितना था? 23 का ना, तो बस फटाफट प्लॉट करो। ये है 23 लैक्स, ये है 27 लैक्स, डन। ये हो गया 0.46, ये हो गया 0.54 का वेट। उसके बाद कॉस्ट पता है आपको क्या? 25.04, इसका 12% का वेट है। अब इसको इंटू करो, आंसर निकाल लो। इसको इंटू करके आंसर निकाल लो। समझ गए? इसको कैसे भी अप्रोच में कर सकते हो आप, मल्टीपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। मैंने जो आपको तरीका बोला एकदम बिंदास तरीका में जाओ और मार्क्स उठा के लेके आओ, आंसर आएगा 18%। समझ में आया आपको? क्लियर है? इजी है? चाहते तो उसको स्टेटमेंट के जैसे भी कर सकते थे, स्टेटमेंट के जैसे भी लिख सकते थे। कैसे? स्टेटमेंट के जैसे भी लिख सकते थे। कैसे लिखते स्टेटमेंट के जैसे अगर लिखते अपने तो? के ई इंटू एस बाई वी प्लस के डी इंटू डी बाई वी, ऐसे भी तो कर सकते थे, तो भी आंसर 18% ही आता। मेरे को लगा आप इस पे कंफर्टेबल होंगे, मैंने ये बताया। जिसको इसमें कंफर्ट है इसमें करे, बात एक ही है। कान को ऐसे पकड़ो घुमा के पकड़ो, नाक को ऐसे पकड़ो घुमा के पकड़ो, बात वही कर रहे हैं अपने। ठीक है, यहाँ तक डन है, आगे बढ़ते हैं। WACC आ गया मेरा, ठीक है। बी लिमिटेड का भी क्लियर है। अब आएंगे पार्ट बी में। इस क्वेश्चन को खत्म नहीं समझ लेना। पार्ट बी में है टैक्स रेट। अब 40 आ गया। अज्यूम टैक्स रेट ऑफ 40%। ये वाला पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर बी एंड सी लिमिटेड। कैलकुलेशन करके रखते हैं पहले, कहीं ना कहीं अपने कुछ तो यूज़ करेंगे ही। तो बी और सी का आ गया। EBIT दिया हुआ है क्या? 9 लाख का, 9 लाख का। लेस इंटरेस्ट कर लो कितना? मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट आएगा बी में आएगा ना इंटरेस्ट, तो बस 27 लाख का 12% आएगा। जो ऊपर आया था वही होगा। कितना आया था? 3,24,000। यहाँ कुछ नहीं है, तो ये आ गया मेरा PBT। कितना आया था? 576।
ये रहेगा 9 लाख पे, लेस टैक्स @ 40% है। कैलकुलेशन भैया प्लीज़ आप लोग चेक करते रहना। हाँ, दोनों के लिए पैट आ गया मेरा 576 का। हाँ, 576 का 60%, 345, 600। और यहाँ पे 9 लाख का 60, 540 होना चाहिए, 540। ठीक है, और तो कोई चेंज क्वेश्चन में बोला नहीं है। सेकेंड पार्ट में और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ टैक्स रेट 40 मानना है, बाकी सब डेटा सेम है। ठीक है, अब मेरे को क्या दिया हुआ है, केई दिया हुआ है। केई इसका दिया हुआ है, कितना था केई का रेट, 18%। तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया इसके लिए, तो डिवाइड कर दो 18% से, तो आएगा 30 लैक्स। कैसे, पैट बाय के ई, तो ये आ गया ₹30 लैक्स। ये भी एक आंसर है आपका। ठीक है ना, ऊपर में भी जहाँ जहाँ आंसर थे मैंने मार्क किया है आपके लिए। क्या ये 23 लाख भी एक आंसर है। उसके बाद 18% ये आंसर है। ये 50 लाख आंसर है। हो गया, डन। यहाँ पे आपका ये मिल गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, डन। अब कैसे करेंगे नेक्स्ट, ये चीज़ तो सर आ गया, लेकिन अब कैसे करेंगे। अब मेरे साथ साथ देखो एक चीज़, फॉर अनलीवर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ इक्विटी is equals to value of firm, therefore for C Limited the value, द मार्केट वैल्यू कर देते वर्ड, क्योंकि एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू पूछ रहा है। द मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू ₹30 लैक्स, राइट। ये आंसर है हमारा एक। वी नो, नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ। वी नो क्या, वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। सर एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ताकि एक लेग खुल जाए, और वो लेग खुलने के बाद मैं सारा चीज़ बिना फॉर्मूला के ट्राई करूँगा आपको निकाल के दे दूँ। बट यहाँ पे आपको ये वाला चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ सर, वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी क्या होता था, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड जो है वो तो है ही, प्लस डेट इनटू टैक्स रेट, मतलब दैट इज सिंपली देयर फॉर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड इज इक्वल्स टू 30 लैक्स प्लस डेट कितना है, 9 लाख ना, अरे सॉरी 27 लाख, भाई गलती हो जाता, 27 लाख इंटू 30%। आ रहा हूँ रुक जाओ, मन में कुछ आया ना आपके, अभी किसी के मन में अगर कुछ आया तो आ रहा हूँ, रुक जाओ, मुझे मालूम पड़ गया। कितना है 30, 38 लाख 10 हज़ार, खराब सा फिगर आया क्या ये, 54 से, हाँ ठीक है यही आएगा, 38 लाख 10 हज़ार। 38 लाख 10 हज़ार आएगा, कोई उपाय अपने पास यहाँ पे है नहीं, क्योंकि 27 लाख का डेट बोला है, टैक्स रेट 40% है। ओ माय गॉड, गलती होते होते बच गया, ये आ गया 40 लाख 80 हज़ार। सर मिस्टेक होते होते अपने बच गए, ठीक है ना। अब जो आपको मन में क्वेरी आ रहा है, सर आपने यहाँ पे डेट इनटू टैक्स रेट क्यों लिखा, अगर ये क्वेश्चन मन में है तो भैया बहुत बार आपको मैंने बोला है, फिर समझा रहा हूँ। अपने ना ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो सिलसिला चल रहा है, ये हमारा माना हुआ फर्म हमारा परपेचुइटी तक जाएगा, जीवन भर अकालीन तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो हर बार ना आपको इंटरेस्ट डिवाइड करोगे आप 1 माइनस टैक्स से, और अपने पास लेके आओगे, इंटरेस्ट वाले को आप पीछे बार बार लेके आओगे, इंटरेस्ट को आप हर बार लेते हो, और इंटरेस्ट का आप बोल रहे हो सारा मैं प्रेजेंट वैल्यू करके लेके आऊंगा। तो अल्टीमेटली ना आप बोलना क्या चाह रहे हो, देखो मेरी बात समझो, आप बोल रहे हो सर डेट इनटू टैक्स रेट के जगह, आप बोल रहे हो अगर डेट इनटू टैक्स रेट के जगह, इसके जगह पे आप बोल रहे हो
ये करो क्या, इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट, ठीक है। आप बोल रहे हो इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट क्यों नहीं कर रहे हैं सर, डेट कहाँ से आ गया, हर बार तो इंटरेस्ट को अपने मानते हैं। अब तो इसके पीछे क्या बात है ना, देखो हर बार आप इंटरेस्ट मानते हो, वेरी गुड। तो सर अपने क्या करेंगे, ये मेरा कंपनी है, ठीक है, तो ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ऐसे करते हुए सिलसिला चलता जाएगा चलता जाएगा। हर बार मेरा इंटरेस्ट का फिगर आएगा यहाँ पे कुछ 1 लाख का अगर डेट था तो यहाँ आएगा 10,000, फिर यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, और उस पर मैं टैक्स सेट करता जाऊँगा। ये इन्फिनिटी तक सिलसिला चलता जाएगा। तो मैं उस सबको अगर आज का वैल्यू निकालना चाहूँ, हर बार ये आज का वैल्यू पे क्या आएगा सर, 10,000 पे अगर आप बार बार करते जाओगे तो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा ना। आज का वैल्यू आपको अगर निकालना है तो आज का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपका जो भी डेट है सीधा उस पर ही टैक्स सेट मल्टीप्लाई कर दे, दिमाग की बत्ती बंद। मतलब आप करते क्या हो, देखो आप करते हो इंटरेस्ट, आप क्या करते हो, डेट इनटू इंटरेस्ट रेट, हाँ आप करते हो डेट इनटू इंटरेस्ट रेट, तो मेरा इंटरेस्ट का फिगर आता है, उस पर आप बोल रहे हो टैक्स रेट लगाओ। आप बोलते हो उस पर टैक्स रेट क्यों नहीं लगा रहे हो सर, उस पर टैक्स रेट लगाओ, राइट। आज का वैल्यू के लिए अगर मैं बोलूँ ये क्या आता है सर, इधर देखो मैंने आपको यहाँ पे भी कैसे करके बताया था, एक बार मैं आपको नोट्स में याद दिला देता हूँ। एक सेकंड रुको, नोट्स में याद दिला रहा हूँ, रुको। हमारा चैप्टर नंबर 5 है ना ये। यस 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 गाइस, इधर, हाँ इधर इधर, एक सेकंड। सर आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर आपको करना चाहिए ये डेट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टैक्स रेट, ये परपेचुटी तक चलता जाएगा, फिर ये परपेचुटी तक चलता जाएगा जो मैंने यहाँ पे बोला। सर आप उसको अल्टीमेटली आज का दिन के लिए निकालने के लिए ए बाई आई परपेचुटी यूज़ करोगे, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करोगे। हाँ देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करूँगा इसको, तो ये मेरा कट जाएगा। सर अल्टीमेटली डेट इंटू टैक्स रेट ही बचा। आप परपेचुटी में ए बाई आई करते हो, यानी 1 लाख आपने आज इन्वेस्ट किया, हर बार 10,000 करके अगर आपको साल भर साल जीवन भर मिलता रहेगा 10% का इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आज का प्रेजेंट वैल्यू करना होगा तो क्या है सर, 10,000 को डिवाइड करोगे कितना, 10% से, तो आज का वैल्यू आता है। हाँ तो सर आप जो कर रहे हो, आप हर बार 10,000 पे जो निकाले जा रहे हो इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए हर बार डिवाइड करोगे इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट से, तो अल्टीमेटली सर आपका आंसर 1 लाख पे ही जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू है उस पर आपको इंटू करना पड़ेगा टैक्स रेट। सीधा चीज़, आपका मतलब एक ही है। क्लियर है, चलो हो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट स्टिल रहता है तो पूछना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सर, हमारा डेट इंटू टैक्स सेट करके वैल्यू ऑफ द फर्म भी आ गया। अब एक और खास बात, वैल्यू ऑफ डेट अपने पास था, दैट वाज कितना, ₹27 lakhs। तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया फिर से। ओ हाँ, 27 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 13,80,000 आएगा इस बार इक्विटी का वैल्यू बस। नाउ के ई एल कितना हुआ, पैट कितना आया था, 345, 600, पैट बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, मतलब 345 600 को डिवाइड करेंगे 1380 से, राइट। तो आंसर आएगा 1380 से, तो 25.04 ही आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस केस में भी आ गया। डन। मैंने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, ध्यान दिया, मैंने इस अप्रोच से कैलकुलेट करके दे दिया, वरना इसका वो गंदा वाला फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ अनलीवर्ड कंपनी, फिर कुछ 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 करते थे के ई यू एल माइनस के डी इंटू डेट बाई टैक्स इंटू डेट बाई इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स सेट करके आप पूरा निकालते थे। मैंने बोला कोई दरकार नहीं है, भूल जाओ। मैंने आपको इस तरीके से करके एक बार में दे दिया, फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ा, और सर हमारा आंसर ईजिली चुटकी बजाते आ गया। अब WACC का कैलकुलेशन आया बस, कैलकुलेशन ऑफ WACC का कैलकुलेशन करके देंगे। कैसे आता है WACC, जो ऊपर सिखाया वही चीज़ वापस, फटाफट फटाफट लिख लो। सर आपका एक आएगा इक्विटी, एक आएगा डेट। मैंने आपको क्या बोला, इक्विटी का फिगर है कितना, 1380, इक्विटी है 1380 का,
यहाँ पे ये हेडिंग दे देना प्लीज़, हाँ सोर्स ऊपर में भी दे देना हेडिंग, नहीं मिस हुआ है तो। अगर ये मार्केट वैल्यू आ गया, उसके बाद क्या आएगा सर, आपका वेट आएगा, कॉस्ट आएगा, WACC आएगा। यहाँ तक अपने सेम है, हाँ एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। 1380 ये है, सेकंड क्या है 27 lakhs, दोनों के जोड़ोगे तो 40,80,000 आना चाहिए। वेट निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत है वेट निकालने में। 33.3 थ्री 0.3382, तो ये 27/40 80 करेंगे तो भाई क्या हो गया, 27/40 80 करेंगे तो 0.6618, 0.6618, ये तो 25.04%, और ये आएगा मेरा 12 पे। पोस्ट टैक्स करना नहीं भूलना, 7.2%, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सर ये पोस्ट टैक्स करना नहीं भूलना, इस बार टैक्स रेट है ना, कैलकुलेशन ऑफ WACC ऑफ बी। सर ये क्या है, ये मेरा टैक्स रेट है, इसको नहीं भूलना। टैक्स रेट हमारे संग ही चलेगा, उसको भूलेंगे नहीं। समझ में आ रही है, यहाँ से समझ में आ रही है, आइए निकालिए। तो 25.04 इंटू 0.3382 एम प्लस 7.2 इंटू 0.6618 एम प्लस MRC 13.23% आंसर, बात खत्म। सर WACC इज इक्वल टू 13.23% आंसर। ऊपर वाला WACC निकला हुआ था क्या, यहाँ पे आप चाहो तो इसी को KO कर दो यार, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको, हाँ समझ में आया, क्लियर है, वो दिक्कत की बात है नहीं सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको विथ टैक्स विदाउट टैक्स दोनों का समझ में आता है, एक ही क्वेश्चन में एक ही फिगर्स एक ही डेटा लेके। तो अपने को समझने के लिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है, और एग्जाम में आने के लिए एकदम एप्ट क्वेश्चन है ये। मैं सही में बता रहा हूँ आपको, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम के लिए बनता है। इसको एक तो ना वो उंगली मार के रखेंगे, हाँ गोला मार के रखेंगे, स्टार मार के रखेंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्विकली खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देता हूं। नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करो, आंसर टू क्वेश्चन 5 खुद से करेंगे, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, रस खत्म है। आकाश का कुछ कुछ फिगर दिया हुआ आपको, क्या है लास्ट में बोलता, क्या कुछ नहीं, लास्ट में बोल रहा है बस भैया करके दे दे कैसे भी। आपको देख रहे हो एग्जाम में आपको नवंबर 23 में आया है, स्टडी का क्वेश्चन है, RTP में पूछा है, रिसेंट में अगस्त का MTP में भी पूछा है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, समझ गया मैं, इजी क्वेश्चन है ये। EBIT दिया हुआ 280 का, इंटरेस्ट दिया हुआ, EBT दिया हुआ, टैक्स रेट, पैट, नंबर ऑफ शेयर्स, EPS, पी रेशो तक खुद ही सारा काम करके दे रहा है। बोला क्या है भाई, बस कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, 7 लाख का, उसको चाहिए और कितना, 4 लाख फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। ROCE कांस्टेंट है, डेट बाय, अच्छा एक और चीज़, ROCE कांस्टेंट है, इतना लूज लाइन नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ROCE कांस्टेंट है मतलब प्रेजेंट ROCE कुछ निकलेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट लूंगा, और मेरा नया ROCE के बेसिस पे, सॉरी ROCE तो वही रहेगा, मेरा नया EBIT निकल के आ जाएगा, कि मैं अगर मॉडर्नाइजेशन के संग जाऊं तो मेरा कंपनी का EBIT कितना बन के आएगा, ठीक है बताऊंगा। डेट बाय डेट प्लस इक्विटी रेशियो दिया हुआ 40%, उससे आपका क्या हो जाएगा, विल ब्रिंग द PE डाउन टू 8 एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट टू 12%। आपको क्या करना है, कैलकुलेट यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर इफ द एडिशनल कैपिटल इज रेज्ड एज डेट एंड द इफ द अमाउंट बाय इशूइंग, ठीक है समझ गया। आपको बोल रहा भैया डेट के संग निकाल के दे, या तो आप इक्विटी इशू करो लेकिन एट मार्केट प्राइस, हाँ इसको कोई भी नॉट फेयर वैल्यू या फेस वैल्यू, मतलब नॉट फेस वैल्यू, आपको बोल रहा है मार्केट प्राइस पे आपको इक्विटी रेस करके देना है। इजी है क्वेश्चन में, कोई रस नहीं है, इजी है। आप पहले मेरे संग एक वर्किंग नोट बनाते हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा। पहला वर्किंग नोट में बनाओ, क्या बनाओगे, सबसे पहले आपका काम है अभी का ROCE कैलकुलेट करके मेरे को देना, अभी का ROCE कितना है। ROCE निकालने का फॉर्मूला क्या है, EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT तो दिख रहा दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे वो करते हैं पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, या मैं बोल दूं एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड,
एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डेट। प्रेफरेंस वगैरह है क्या? इक्विटी आ गया, रिजर्व्स आ गया, डेट आ, बस और कुछ नहीं। तो उसका मतलब है इक्विटी कितना है? इक्विटी कितना देखो, 30,000 रुपीज़ का नंबर ऑफ शेयर्स, 30,000 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 रुपया करके है, तो इक्विटी का वैल्यू क्या आ गया? 3 लाख। ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बोलोगे सर इक्विटी मतलब तो टोटल ही होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का बात हो रहा है, ठीक है। तो 30,000 पे इंटू 10 कर दो तो कितना आएगा? 3 लाख। एक तो ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर आपको दिया हुआ है कितना? 7 लाख का उसके पास हैज़ है, तो उसके पास ऑलरेडी है 7 लाख। तो इक्विटी आ गया, रिजर्व्स आ गया, 7 3 10 लाख मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? इक्विटी एंड रिजर्व्स के बाद आगे क्या बोल रहा है? करने के लिए आपको जोड़ना है डेट। डेट का फिगर निकाल लो। 40,000 का हमारा इंटरेस्ट रेट है, किस पे निकला इंटरेस्ट रेट? 10% पे, तो 4 लाख हो गया। 40,000 का इंटरेस्ट का फिगर है, 10% पे निकल रहा है, तो ये हो गया 4 लाख। यहाँ तक ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 7 4 11 3 14 रुपीज़, 18 लैक्स। हाँ हाँ, 7 4 11 3 14 रुपीज़, 14 लैक्स। इसको ऐसे लिख लो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। एग्जिस्टिंग आरओसीई निकल जाएगा अब। हाँ, एग्जिस्टिंग आरओसी इजीली निकल जाएगा। आरओसी मेरा एग्जिस्टिंग क्या आने वाला है? मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास है। ईबीआईटी मेरे को मालूम है क्या है ईबीआईटी? ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मीन्स ईबीआईटी 2,80,000 है क्या? हाँ, 2,80,000 का है ईबीआईटी। उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे? 14 लाख से डिवाइड करोगे यहाँ पे। हाँ देखो यहाँ पे 14 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये 20% आना चाहिए, ठीक है। ये 20% आना चाहिए। आंसर नहीं है, मैंने एक बार रेड किया है, कलर चेंज हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा गंदा तरीके से हो गया लिखा हुआ, सॉरी। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? ये तो दिख ही रहा है, 2,80,000 है। हाँ, तो ये मेरा 20% का एग्जिस्टिंग आरओसीई आ गया। क्वेश्चन में खास लाइन लिखा था कि मेरा आरओसीई कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब मैं जब 4 लाख रुपया और रेज करूंगा, चाहे कैसे भी करूं, मेरे को बताओ, मेरे को बस एग्जिस्टिंग कैपिटल है, मैं 4 लाख और रेस कर रहा हूं, चाहे मैं इक्विटी से करूं, डेट से करूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का तो पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो मेरा न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड मैं जनरली बोल सकता हूं, फिर न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? 14 लाख था एग्जिस्टिंग, उस पर मैं 4 लाख ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ₹18 लाख। हाँ, आरओसी क्या है? आरओसी विल रिमेन कांस्टेंट। आरओसीई इज कांस्टेंट। कितना होगा? कितना है कांस्टेंट? कितना है? 20%। देयर फोर ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 18 lakhs इंटू 20% इज इक्वल्स टू ₹3,60,000। 3,60,000 का मेरा नया ईबीआईटी आ गया। सर आपने अभी कुछ देर पहले सिखाया था कि नया जब भी ईबीआईटी आता है ना, उसके संग संग पुराने दोस्तों को नहीं भूलते हैं, तो पुराना ईबीआईटी को नहीं भूलेंगे। मतलब सर 3,60,000 भी लेंगे और 2,80,000 भी लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद ना सम को सॉल्व करेंगे। मैंने बोला ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या हो रहा है, जब आप ये 14 लाख और 4 लाख को जोड़ रहे हो तो 14 लाख का 20% 280 घुसा हुआ है, प्लस 4 लाख का 20% कर रहे हो 80,000 ओनली, तब ये 3,60,000 है। तो ये 3,60,000 में पुराने वाले दोस्त मेरे घुसे हुए हैं ऑलरेडी, उनको नहीं भूला हूं मैं। मेरी पुरानी वाली ईबीआईटी 2,80,000 की ऑलरेडी इसमें है, नई ईबीआईटी 80,000 की ही ऐड हुई है।
क्लियर हुई मेरी बात? तो इसलिए इस क्वेश्चन आपको रट्टा थोड़ी ना मार के जा रहे हो कि मतलब ब्लाइंडली कुछ भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है सर। मेरा नया ईबीआईटी यहाँ 3,60,000 आ रहा है, पुराना ईबीआईटी मेरे पास जो था उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा नया ईबीआईटी में ऑलरेडी पुराना ईबीआईटी ढुका हुआ है। तो यहाँ 4,00,000 पे मैं 20% और कमा रहा हूँ, तो दैट मीन्स 2,80,000 पे मैं कमा रहा हूँ, और 80,000 तो मेरा ये हो गया 3,60,000। क्लियर क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस कराने पड़ते हैं। हर तरीके से आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूं मैं कि ऐसे सोचो, अच्छा नहीं फिर ऐसे सोचो, वो दिमाग की मोल्डरिंग होती है ना, वो कराना पड़ता है, तब बच्चे का दिमाग खुल जाता है कि हाँ अब क्लियर है, पूरा इन एंड आउट समझ में आता है। डन। अब मेरा काम आपको बहुत आसान हो गया। ईबीआईटी आपको मैंने बता दिया, अब तो क्वेश्चन में कोई रस नहीं है मेरे हिसाब से। स्टार्ट करते हैं, देखेंगे क्या है, फेस करेंगे जो आएगा। चालू करें, आओ खुद से बढ़ो। दो एजम्पशन लेना है, दो ऑल्टरनेटिव लेके प्रोबेबल प्राइस निकालने बकायदा बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो प्राइस निकाल देंगे। अब बोल रहा क्या है, एसी के संग बड़ा दिक्कत है, कभी ठंडा होता है कभी गर्म हो जाता है। एडिशनल कैपिटल रेज्ड एज डेट एंड अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट रूलिंग मार्केट प्राइस। तो भैया पूरा डेट के संग क्या आएगा, पूरा शेयर इशू करके भी क्या आएगा देख लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ, स्टार्ट करते हैं, पहले देखा जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल प्राइस ये करना है। प्रोबेबल प्राइस का कैलकुलेशन चाहिए, कैसे होगा? एक तो मेरा बोल रहा है ओनली इक्विटी, एक मेरा बोल रहा है ओनली डेट, ठीक है। ईबीआईटी दोनों में 3,60,000 ही है, ठीक है। ईबीआईटी दोनों में 3,60,000 है, बहुत सिंपल तरीके से जाने का चेष्टा कर रहा हूँ मिर्जा भाई। हाँ, दोनों में 3,60,000 है। अब मैं लेस क्या करके दे रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कुछ होगा, वो मेरे ओनली इक्विटी वाले पोजीशन में तो गिरेगा ही गिरेगा। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट ये 40,000 का, तो मैं ऐसे बोल दूँ एग्जिस्टिंग, ये हो गया न्यू, तो ये सर 40,000 का एग्जिस्टिंग, तो दोनों में आएगा। फिर नया वाला इंटरेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नया में क्या आएगा देखो, पूरा रेस एज डेट बोला है, ठीक है। अब डेट के बारे में कुछ तो दिया होगा ना, हाँ। द एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट्स टू 12%, तो एडिशनल डेट 12% पे मेरा आएगा, ठीक है। और लाना कितना है, 4,00,000 का 12%, बस 4,00,000 का 12%, यानी 48,000। सर मेरा 3,80,000 में, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, पुराना वाला 2,80,000 का ईबीआईटी घुसा हुआ है, तो पुराना वाला इंटरेस्ट भी तो आएगा। समझ में आया? ये आ गया मेरा ईबीआईटी, ये आएगा कितना, 3,20,000 का आया। और ये आया 3,20,000 में से 48 और घटाओ, तो 3,20,000 में से 48 घटाओ, 2,72,000, 2,72,000 आ गया। अब लेस करो टैक्स को, और तो कुछ नहीं है ना, कोई इधर उधर का खर्चा फर्चा का बात तो नहीं कर रहा था ना, नहीं। 50% का टैक्स रेट देख के मजा आ जाता है, कैलकुलेशन इजी है। @50%, पैट आ गया हमारा, ये आ गया 1,60,000। ऊपर वाला लाइन आप लोग लिख लेना प्लीज, डिवाइड बाय 2 कर दो, 1,36,000। अब एक लाइन में ना स्किप करते हुए चल रहा था क्वेश्चन के, अब एक बार पढ़वा दे रहा हूं आपको। क्या बोल रहा है, एक और लाइन, डेट बाय डेट प्लस इक्विटी रेशियो हायर देन 40% विल ब्रिंग द पी डाउन टू 8, ठीक है। तो डेट बाय डेट प्लस इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये वाला पेज का नीचे में कर लो, या तो जगह छोड़ दो, जैसे भी आपको पसंद हो। वर्किंग नोट 2 दे दो, कैलकुलेशन ऑफ डेट बाय डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। तो सर ये किस ऑल्टरनेटिव में आएगा, सेकंड वाले में आएगा, जिसमें डेट रेज हो रहा है ऑब्वियसली। तो कितना का डेट रेज हो रहा है, 4,00,000 का। डेट बाय डेट प्लस इक्विटी कितना, 18,00,000 का। तो ये कितना है, 4/18, एग्जिस्टिंग डेट भी था ना, एक सेकंड रुको,
डेट बाय डेट पे इक्विटी रेशियो हायर देन 40%। हाँ हाँ हाँ, एग्जिस्टिंग डेट भी तो है, एग्जिस्टिंग डेट भी तो 4 लाख का, तो ये हो गया 8 लाख। 8/18, 44%, 44.44%, तभी ये 40% ब्रीच भी हो गया। तब आपका पी रेशियो इसमें चेंज हो जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है। अब एक बार आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स वाला काम भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, इसको नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स में एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हैं कुछ कुछ। एग्जिस्टिंग शेयर्स है 30,000। सबसे पहले ये आ गया एग्जिस्टिंग। कैलकुलेशन देखते हुए चलना, हाँ, अगर गलती होगी तो उसको सुधार आप लोग कर लेना अपने कॉपीज़ में। अपनी आपकी जो भी मिस्टेक हो रही है कॉपी के पीछे लिखते हुए चल रहे हो ना, ये सब मैंने आपको डे 1 पे बोला था करने, तभी इस बैच का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। कॉपी के पीछे मिस्टेक्स हुए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली बात हुई, कोई अच्छा चीज़ मेरे लेक्चर में आपको सुनाई दिया, आपको लगा कि हाँ ये काम का हो सकता है मेरे लिए, या मेरे को नहीं मालूम तो अच्छा हुआ सर ने बता दिया, कुछ भी ऐसा चीज़ होगा। हर इंडिविजुअल के लिए चीज़ अलग होता है। मेरे को कुछ पता, आपको कुछ पता है, मेरे को भी सब कुछ नहीं पता, आपको भी सब कुछ नहीं पता है। तो जो भी आप नया सीख रहे हो ना, उसको प्लीज़ एक जगह लिखते हुए चलेंगे, बिकॉज आपको लग रहा हाँ मैंने सुन लिया मेरे को याद रहेगा, नहीं याद रहता। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना कल कौन सा कलर का ड्रेस पहना था, वो भी नहीं मालूम होगा आपको। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मुझे ही नहीं याद है मैंने कल कौन सा कलर का टी शर्ट या शर्ट पहना था, तो वो चीज़ रहती है, होता है ना, कल क्या खाया था ये नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं है। ओनली डेट में तो न्यू वाला कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे कैसे शेयर्स इशू हो रहे हैं, आ, आर ओ सी दे दिया, डेट डेट इक्विटी रेशियो वगैरह दे दिया, इंक्रीज बस, और कुछ बोला नहीं है, तो ठीक है। मार्केट प्राइस पे नया शेयर इशू करना, दिखा दिखा है ये रहा, मार्केट प्राइस पे नया शेयर इशू करना है, तो मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस कितना है हमारा, पी रेशियो दिया हुआ है 10 का, ईपीएस था 40 का, तो मेरा प्राइस आ गया 40 का। तो मतलब नया शेयर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा दूँ अगर, तो 40 का हो गया, तो नया रुपया चाहिए 4 लाख। इसको करेंगे 4 × 10 पे, तो ये आ गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 40, 10,000। तो ये हो गए हमारे टोटल 40,000 शेयर्स, और यहाँ पे 30,000 शेयर्स, ठीक है। ईपीएस निकाल लेते हैं, तो ये आ गया ₹4, और ये आ गया 1,36,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ₹4.53, ₹4.53। पीई कितना होगा मेरे को बोल रहा है, देखो पीई इसका क्या हो जाएगा, डाउन टू 8। मेरा यहाँ पे पीई घट के कितना हो गया 8, लेकिन मज़े की बात है यहाँ पे पीई कितना चलेगा 10 का ही, यहाँ पे पीई 10 का चलेगा, तो दे प्रोबेबल प्राइस हुआ ₹40 का, ईपीएस इंटू पीई, और ये वाला कितना है इंटू 8, ₹36.27, ₹36.27। दिस इज योर आंसर। समझ में आया आपको मेरी बात, कोई डाउट है? एक सेकंड मैं भी चेक कर ले रहा हूँ कि सारा चीज कवर हो गया ना। डन, ठीक है, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन देख लो एक बार। आंसर टू क्वेश्चन 5, वर्किंग नोट पहले बनाया मैंने, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, एग्जिस्टिंग आरओसीई निकाला, नया निकाला, नया पे मैंने आरओसीई माना सेम है, नया कैपिटल निकला, नया ईबीआईटी निकला। ये जो नया ईबीआईटी बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि सर ब्रांड न्यू ईबीआईटी बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन निकला है। इस नया ईबीआईटी में मेरा पुराना ईबीआईटी घुसा हुआ है 2,40,000 का। देख लो भैया, ये चीज़ चाहो तो ऐसे कहीं लिख लो, ये जो 3,60,000 है ना, इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग कितना है और न्यू कितना है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग 2.80 लाख है और न्यू 80,000 है। तो ये भैया ये समझ के रखना है, वरना बच्चे क्या करेंगे, एक और जो रट के जाओ रहे हो ना, रट के जाओगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। 3,60,000 पे जोड़ दोगे 2,80,000। सर ने बोला था कि पुराने दोस्तों को नहीं बोलना है, तो हमने नहीं बोला, इतनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता कि हमने कि पुराने दोस्तों को 2 बार ऐड कर दिया।
तो इतने भी अच्छे नहीं है भाई, अपने को एक बार जितने ही वो डिजर्व करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आ गया ओनली इक्विटी ओनली डेट का मैंने टेबल बनाया, प्राइस निकाला, प्राइस इज ऑलवेज ईपीएस इनटू पी रेशियो। और कहाँ से प्राइस निकाल के दोगे, मन से दोगे क्या, तो पी रेशियो से ही करेंगे। एक वर्किंग नोट बना लिया कि हाँ 44.44 का चेक लगा के दिखा दिया उसको, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया आपको आज का क्लास मेरा? सर 2-2 घंटा करके अपने कंप्लीट कर रहे हैं एवरी चैप्टर अपने कैसे कर रहे हैं सर, 2 आवर्स, समझ में आ रही है? तो अपने मेहनत कर रहे हैं सर, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेहनत करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तभी एग्जाम में क्लियर होगा। बच्चे अलग अलग डाउट लेके आ रहे हैं, सर मैंने भी तो वही लिखा था आपने जो लिखा। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, डेटर टू सेल्स जा रहे हो, कल कोई बोल रहा है सर डेटर टू सेल्स और सेल्स टू डेटर में अंतर नहीं समझ में आ रहा उसको, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर 360/60 करना है कि 60/360 करना है, होता है ना हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो करते समय कि सर डेटर्स दिया हुआ, कलेक्शन पीरियड दिया हुआ 60 डेज था, तो मेरे को क्या करना है, 360/60 करना है कि 60/360 करना, नहीं यार रट के जा रहे हैं। तो यार रट के जाओगे, ये सब करोगे तो नहीं होगा, क्वेश्चंस देख के जाओगे तो भी नहीं होगा, हाथ से बनाने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस फिर पैरेलली देख लिया कि सिमिलर टाइप के हैं, तो मिला जुला के अपने एग्जाम की इस सीढ़ी को पार कर पाएंगे। समझ में आ रही है आपको? यस। वीडियो पसंद आया आज का तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, एक नीचे कमेंट करना कि आई विल गिव माई 200% इन May 26 एग्जाम्स, बस इतना सा एक प्यारा कमेंट करके जाना, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, एक वाइब क्रिएट रहेगा आपके संग, ठीक है? क्या पता बोली भी बात आपकी लग जाए, ठीक है? एक वीडियो को लाइक करते हुए जाना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना ताकि सब स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सके। सीएटेड कोई भी क्वेरी हो आपको मालूम है, आपको करना है कॉन्टैक्ट एसएप। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलता हूं मैं आपसे कल अगेन विद द न्यू चैप्टर। दिस इज सी अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।